बाद वह समझ गया कि उपाध्यक्ष दिवाकर चुगली करने नहीं आए थे, बल्कि अपने पिता के साथ चर्चा करने आए थे कि ठाकुर परिवार से कैसे निपटा जाए। लड़के, उपाध्यक्ष दिवाकर के प्रति अधिक विनम्र बनो। आखिरकार वह दाव संघ के उपाध्यक्ष हैं, क्या तुम उनसे इस तरह बात करते हो? सूर्यवीर ने सफेद वस्त्रधारी विराट को घूरा और उसे फटकार लगाई। जी पिताजी, मैं समझ गया। सफेद वस्त्रधारी विराट केवल सहमति में सिर हिला सका। यह देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर खुद से यह सोचने से नहीं रोक सके, तुम दोनों किस तरह का नाटक कर रहे हो? पूरे दाव संघ में मेरे प्रति सबसे अपमानजनक व्यक्ति सूर्यवीर है। सूर्यवीर, तुम्हारी योजनाएं वास्तव में क्या हैं? तुम कुछ समय के लिए दाव संघ मुख्यालय क्यों नहीं जाते और तब तक प्रतीक्षा करते जब तक कि सीमा पर युद्ध की हालिया कठिन अवधि दाव संघ मुख्यालय से लौटने से पहले बीत न जाए? उपाध्यक्ष दिवाकर ने सूर्यवीर को देखते हुए कहा। हम उपाध्यक्ष दिवाकर की दया की सराहना करते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपना गुप्त क्षेत्र है। यदि हम वास्तव में नहीं टिक पाते हैं तो हम अंदर पीछे हट सकते हैं। सूर्यवीर ने अपना हाथ लहराया और कहा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि गुप्त क्षेत्र में पीछे हटने के बाद कोई समस्या नहीं होगी? उपाध्यक्ष दिवाकर ने उन्हें देखा और पुष्टि करने के लिए फिर से पूछा, क्या तुम चिंतित नहीं हो कि वे तुम्हारे गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार ढूंढ लेंगे और हम पर हमला करेंगे? उपाध्यक्ष दिवाकर, आपको उस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपने तरीके हैं। सूर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वे टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग करके नवधारा महाद्वीप में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। यदि वे वास्तव में उस स्थिति में मजबूर होते हैं तो नवधारा महाद्वीप में पीछे हटने के बाद वे सीधे नवधारा महाद्वीप की तरफ टेलीपोर्टेशन व्यूह को बंद कर सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए प्रवेश करना असंभव हो जाता है। यद्यपि पवनगढ़ राजवंश के भीतर नवधारा महाद्वीप के लिए एक स्थानिक मार्ग प्रवेश द्वार भी है, लेकिन वह स्थानिक मार्ग प्रवेश द्वार बहुत उच्च साधना स्तर वाले योद्धाओं को समायोजित नहीं कर सकता है। चूंकि तुम्हारे पास इससे निपटने का एक तरीका है, यह अच्छा है। उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया और कहा, ओह ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। कुछ साल पहले नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर शेखर के साथ महारानी रेणुका को पकड़ने के लिए दाव संघ मुख्यालय छोड़कर दक्षिणी महाद्वीप आया था। तुम्हें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह सबसे अच्छा है। यदि तुम नक्श और उसके समूह से न भिड़ो, कहीं ऐसा न हो कि ठाकुर विक्रमादित्य द्वारा तुम्हारा उपयोग किया जाए। उपाध्यक्ष दिवाकर के शब्द सुनकर सूर्यवीर का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, बूढ़े दिवाकर, क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करने जा रहे हो? तुम बस उन आत्मसमर्पण गुट को मानव जाति के भीतर बड़े पैमाने पर चलने दे रहे हो। क्या तुम दाव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में बहुत कायर नहीं हो रहे हो? सूर्यवीर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता? लेकिन अभी मुझे खुद को निकालने में सक्षम होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि नक्श मेरी बात सुनेगा सिर्फ इसलिए कि मैं एक दिव्य चेतना अवतार भेजता हूं? उपाध्यक्ष दिवाकर ने चिढ़कर कहा। इसके अलावा दिव्या पवन महल वरुण प्रांत से संबंधित इस मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। मैं चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि महारानी रेणुका और अन्य ने केवल अराजक रसातल में वरुण प्रांत के कुछ आरोहण लोक के बुजुर्गों को मारा होता तो इस मामले को अभी भी मुश्किल से दबाया जा सकता था, लेकिन दिव्या पवन महल ने सीधे वरुण प्रांत के पहाड़ी द्वार और संप्रदाय क्षेत्र को निगल लिया। मैं इस बारे में कैसे बोल सकता हूं? सूर्यवीर निशब्द थे, क्योंकि उपाध्यक्ष दिवाकर ने जो कहा वह वास्तव में सच था। यहां तक कि उन्हें भी लगा कि महारानी रेणुका की हरकतें बहुत आगे बढ़ गई थीं। वरुण प्रांत आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। दिव्या पवन महल ने सीधे इसके पहाड़ी द्वार और संप्रदाय क्षेत्र को निगल लिया। इस मामले का वास्तव में बुरा प्रभाव पड़ा। दाव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष दिवाकर भले ही वह दिव्या पवन महल का पक्ष लेना चाहते हों, इस मामले में बोलना मुश्किल पाया। हालांकि चूंकि दिव्या पवन महल ने आगे बढ़ने का फैसला किया था, सूर्यवीर के पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। वह वास्तव में महारानी रेणुका को अपनी छोटी बहन मानते थे और चूंकि वह यह करना चाहती थी, वह उसके बड़े भाई के रूप में बस उसके लिए सभी परिणाम भुगतेंगे। सूर्यवीर को चुप रहते देख उपाध्यक्ष दिवाकर ने जारी रखा, तो अगर नक्श दक्षिणी महाद्वीप आता है तो तुम बस महारानी रेणुका को उनके साथ दाव संघ मुख्यालय जाने दे सकते हो। हालांकि नक्श दाव संघ के 9 रक्षकों में से एक है, लेकिन उसके पास दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को निष्पादित करने का अधिकार नहीं है। महारानी रेणुका के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, यह अंततः दाव संघ मुख्यालय में एक परिषद की बैठक में बुजुर्गों द्वारा तय करना होगा। अधिक से अधिक महारानी रेणुका को बस कुछ समय के लिए दाव संघ में कैद कर लिया जाएगा और वे उसे कुछ नहीं करेंगे। ये तुम्हारे सीधे नक्श से भिड़ने से बेहतर है। जब नक्श पहली बार दाव संघ मुख्यालय से दक्षिणी महाद्वीप आया था तो उपाध्यक्ष दिवाकर मूल रूप से सूर्यवीर का उपयोग करके नक्श को सबक सिखाना चाहते थे। इसके अलावा उनके पास नक्श से सूर्यवीर की ताकत की ओर जांच कराने का विचार भी था, लेकिन समय बदल गया है और स्थिति अब पूरी तरह से अलग है। कुछ साल पहले सीमा युद्ध इस बिंदु तक नहीं बिगड़ा था। यदि सूर्यवीर इसे नहीं संभाल सकते थे तो उन्होंने मामले में मध्यस्थता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी महाद्वीप जाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अब वह एक पल के लिए भी सीमा छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लड़ाई की प्रगति की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सूर्यवीर को नक्श के साथ अस्थायी रूप से समझौता करने की सलाह दी। कहीं ऐसा न हो कि सूर्यवीर और नक्श एक दूसरे से लड़ें, अंततः ठाकुर विक्रमादित्य को लाभ उठाने की अनुमति मिले। यह असंभव है। मैं नक्श को महारानी रेणुका को ले जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नक्श उसकी मांग करने की हिम्मत करता है तो उसे मेरे हाथ में इस तलवार से पूछने दो कि क्या यह सहमत है। मैं सहमत हूं, सूर्यवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सूर्यवीर, क्या तुम वास्तव में नक्श और ठाकुर परिवार दोनों के खतरों को एक साथ संभालने में सक्षम हो? उपाध्यक्ष दिवाकर ने उन्हें संदिग्ध रूप से देखा और पूछा। बूढ़े दिवाकर, तुम्हें इस मामले से खुद को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम वास्तव में जीत नहीं सकते हैं तो हम गुप्त क्षेत्र में पीछे हट सकते हैं। एक बार जब मैं दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश कर लूंगा तो मैं बाहर आऊंगा और उन सभी के साथ एक एक करके हिसाब बराबर करूंगा। सूर्यवीर ने उपहास किया। ठीक है, जब तक तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था और मुझे अब जाना चाहिए। अलविदा। उपाध्यक्ष दिवाकर ने सूर्यवीर के सामने हाथ जोड़े, मुड़े और उनके सामने एक स्थानिक दरार खुल गई। उनका दिव्य चेतना अवतार इसमें कदम रखा और उनकी आकृति तुरंत गायब हो गई। उपाध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार को जाते हुए देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट सूर्यवीर की ओर मुड़ा और पूछा, पिताजी, क्या ठाकुर परिवार की ताकत वास्तव में इतनी भयानक है? लड़के, 3 प्राचीन परिवारों का इतिहास सैकड़ों लाखों वर्षों का है। उनकी नींव तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। ठाकुर परिवार की जिस ताकत को तुमने पहले देखा था वह उनकी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। अविश्वसनीय रूप से गहरी नींव वाले इन दिग्गजों को कभी कम मत समझो, अन्यथा तुम्हें आज नहीं तो कल बहुत बड़ा नुकसान होगा। सूर्यवीर ने उसे देखा और कहा, ओह। यह सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट केवल सिर हिला सका और कहा, वैसे पिताजी, नक्श कौन है? क्या वह बहुत मजबूत है? फिर सफेद वस्त्रधारी विराट ने फिर पूछा। नक्श दाव संघ के 9 रक्षकों में से एक है, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत है। सूर्यवीर ने कहा। फिर ठाकुर विक्रमादित्य की तुलना में कौन मजबूत है? सफेद वस्त्रधारी विराट ने पूछना जारी रखा। बेशक यह नक्श है। दाव संघ के 9 रक्षकों में से कोई भी एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ है। सूर्यवीर ने कहा। पिताजी, क्या आप नक्श को हरा सकते हैं? सफेद वस्त्रधारी विराट ने पूछा। मुझे नहीं पता, चाहे मैं उसे हरा सकूं या नहीं, यह हमें लड़ने के बाद ही पता चलेगा। सूर्यवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि यदि साथी नाग मेरी मदद करता है तो मेरे जीतने की संभावना अधिक होनी चाहिए। सूर्यवीर, मेरा फायदा उठाने की कोशिश करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए कुछ ताकत हासिल करना आसान है? मैंने अभी थोड़ी ऊर्जा वसूल की है और तुम इसे फिर से बर्बाद करने जा रहे हो। मैं अपनी चरम स्थिति में कब लौटूंगा? इसके अलावा विराट अक्सर मेरे संसाधनों का हिस्सा काट लेता है। तुम्हें अपने मामलों को खुद संभालना चाहिए, हमेशा मुझ पर भरोसा मत करो। नीले वस्त्रधारी लड़का सूर्यवीर के शब्दों को सुनते ही तुरंत बीच में कूद पड़ा। साथी नाग, मैं तुम्हें मुफ्त में मदद नहीं करने दूंगा। यदि मुझे बाद में तुम्हारी मदद की आवश्यकता
बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यह तो धर्म है कि साथी नाग मेरी शक्ति को फिर से हासिल करने में मदद करें और मैं, सूर्यवीर, अपना कर्तव्य निभाने से पीछे क्यों हटूँ? सूर्यवीर ने दृढ़ता के साथ भरोसा दिलाया। अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। यह सुनकर नीले वस्त्र पहने उस लड़के नाग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। विराट उस लड़के का घमंडी और आलसी रवैया देखकर सचमुच उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसके पिता सूर्यवीर इस लड़के की बातों में आ चुके थे और हमेशा उसका बचाव करते थे। इसलिए पिता के सामने वह नाग को सबक नहीं सिखा सकता था। वर्मा परिवार का क्षेत्र दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता ने पूरी तरह से छानबीन करने के बाद वर्मा परिवार के पूरे क्षेत्र को लूट लिया और उसे एकदम साफ कर दिया। चूंकि दिव्य पवन महल और ठाकुर परिवार पहले से ही जानी दुश्मन थे, तो इन खजानों और संसाधनों को यहां छोड़ने का क्या मतलब था? क्या यह दुश्मन की मदद करना नहीं होता? इसलिए महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता ने बिना किसी अपराध बोध के पूरे क्षेत्र को खंगाल लिया और तसल्ली महसूस की। वर्मा परिवार के सदस्यों के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विराट ने सीधे वर्मा परिवार के क्षेत्र में एक स्थानिक व्यूह स्थापित कर दिया। वैसे भी यह तथ्य कि तलवार संप्रदाय के पास स्थानिक व्यूह की तकनीक है अब मध्य महाद्वीप के दाव संघ में कोई रहस्य नहीं रह गया था, इसलिए उसने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवार संप्रदाय के पास अब इस कौशल की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। युग वर्मा के वंश के लोगों को स्थानांतरित करते समय वर्मा परिवार की अन्य शाखाओं के कई सदस्य युग वर्मा के पास अपनी जान की भीख मांगने आए और साथ चलने की विनती करने लगे। ठाकुर परिवार के अधीनस्थ बल के रूप में उन्होंने ठाकुर परिवार के हाथों शोषण और यातना को बहुत सहा था। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके रिश्तेदारों को और अधिक दुर्व्यवहार के लिए ठाकुर परिवार के पास भेजा जाए। युग वर्मा ने इन सदस्यों के अनुरोधों पर अपने दम पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि विराट से सलाह ली। उनके अनुरोधों को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, यह पूरी तरह से विराट के रवैये पर निर्भर था। युग वर्मा की बातें सुनने के बाद विराट ने कुछ पल सोचा और अंततः वर्मा परिवार के सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया। हालांकि वर्मा परिवार एक प्राचीन परिवार था जिसका इतिहास बहुत पुराना था और सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। विराट को इतने सारे वर्मा परिवार के सदस्यों की वफादारी की गारंटी देना मुश्किल लगा। इसलिए इन सदस्यों को तलवार संप्रदाय में स्थानांतरित करने के बाद विराट ने उन सभी को सीधे नवधारा महाद्वीप भेज दिया और उनके बसने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित कर दिया। बिना अनुमति के इन सदस्यों को नवधारा महाद्वीप छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जब तक वे नवधारा महाद्वीप को छोड़ नहीं सकते थे, तब तक भले ही वे ठाकुर परिवार को संदेश भेजना चाहें, वे ऐसा करने में असमर्थ होंगे। नवधारा महाद्वीप अब कई मानव शहरों में बदल गया था और पहले की तरह वीरान नहीं था। नवधारा महाद्वीप पर रहने वाले वर्मा परिवार के सदस्य दुनिया से पूरी तरह कटे हुए नहीं थे। लीलावती के लिए विचार करते हुए विराट ने तलवार संप्रदाय की निर्माण कार्यशाला से उस क्षेत्र में विशेष रूप से उनके लिए एक विशाल शहर बनवाया ताकि वर्मा परिवार के लोग वहां रह सकें। हालांकि वर्मा परिवार के सभी सदस्य तलवार संप्रदाय में स्थानांतरित होने के लिए तैयार नहीं थे। तेजेश्वर वर्मा और उनके कट्टर समर्थकों ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने युग वर्मा के वंश को बहुत गहरा अपमानित किया था। अगर वे तलवार संप्रदाय में जाते तो उनका जीवन वहां भी अच्छा नहीं होता। अंततः वर्मा परिवार के 70% सदस्यों ने तलवार संप्रदाय में जाने का फैसला किया, जबकि शेष 30% वर्मा परिवार के मूल क्षेत्र में ही रुके रहे। विराट ने उन लोगों पर दबाव नहीं डाला जो स्थानांतरित नहीं होना चाहते थे। चूंकि वे अपनी पुरानी जगह पर रहना चाहते थे, उसने उन्हें रहने दिया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लीलावती का अपहरण करने वाले अपराधी तेजेश्वर वर्मा और ठाकुर वीरेन थे और इसका वर्मा परिवार के साधारण सदस्यों से कोई खास लेना देना नहीं था। दक्षिणी महाद्वीप वापस लौटने पर महारानी रेणुका ने सबसे पहले विराट से भारी रकम वसूली। उसने 10,000 जिन तीसरी पीढ़ी के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप से 5,000 वर्ग फुट का झरना जल और पूरे महाद्वीप से एक विशाल मछली वसूल की। उसके तरीके बेहद क्रूर और अपमानजनक थे। महारानी रेणुका को संसाधनों की उस विशाल राशि के साथ जाते हुए देखकर विराट का दिल खून के आंसू रो रहा था। वह जानता था कि मौसी रेणुका को शामिल करना बेहद महंगा पड़ेगा। हालांकि मौसी रेणुका के तरीकों की क्रूरता अभी भी उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस बेहद क्रूर मौसी की तुलना में एक निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार के बदले एल्डर विदुषी से काम करवाना बेहद किफायती सौदा था। विराट से वादा किया गया निम्न श्रेणी का जन्मजात तलवार हथियार प्राप्त करने के बाद एल्डर विदुषी बहुत खुश थीं। यदि वह खेती करके धीरे धीरे युद्ध गुण जमा करती तो उन्हें एक जन्मजात हथियार के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त गुण कमाने में कम से कम कई साल लग जाते। हालांकि विराट के साथ चलकर अतिरिक्त कमाई करके उन्होंने तुरंत एक जन्मजात हथियार हासिल कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर योगिता का साधना स्तर इतनी तेजी से बढ़ा। विराट का अनुसरण करना वास्तव में सबसे अधिक लाभकारी मार्ग था। इस अतिरिक्त कमाई के उदार इनाम ने एल्डर विदुषी को भी विराट की चापलूस बनने पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। विराट का अनुसरण करने का मतलब था खाने पीने की कोई चिंता नहीं, उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों की कोई कमी नहीं और हर दिन नागदंत चावल की खेती करने जैसी कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। फायदे अनगिनत थे और जीवन बेहद आरामदायक। दुनिया में और कहां ऐसा अच्छा सौदा मिल सकता था। हालांकि बहुत विचार करने के बाद एल्डर विदुषी अंततः खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाई। उनकी चमड़ी एल्डर योगिता जितनी मोटी नहीं थी जो बिना किसी मनोवैज्ञानिक बाधा या अपराध बोध के विराट की जी हजूरी कर सके। विराट का निवास दक्षिणी महाद्वीप। विराट, इस बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीलावती ने अत्यंत कृतज्ञता के साथ विराट को देखते हुए कहा। इस बार विराट ने न केवल उसे वर्मा परिवार से बचाने के लिए बड़ा जोखिम उठाया, बल्कि पूरे वर्मा कबीले के लिए उचित व्यवस्था भी की। यह देखकर कि विराट ने उसके लिए कितना कुछ किया है, लीलावती खुशी और भावनाओं से भर गई। इस साधारण धन्यवाद के अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। विराट के साथ फिर से मिल पाने पर उसे लगा कि इस जीवन में अब उसे कोई पछतावा नहीं है। हमारे बीच क्या ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता है? विराट ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। यह सही है, हम पति पत्नी हैं स्वामी। हमने कई कठिनाइयां सही हैं और इतने लंबे समय बाद फिर से मिले हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने विवाह को पूर्ण करें। लीलावती ने कोमलता से कहा। विराट को प्रेम भरी नजरों से देख बारे में सोचकर ही विराट को भयानक सिरदर्द होने लगता था और वह इसे जितना हो सके टालना चाहता था। लीलावती, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं अब चलता हूं। इतना कहकर विराट वहां से भाग खड़ा हुआ। विराट की भागती हुई आकृति को देखते हुए लीलावती की खूबसूरत आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। यह दुष्ट 20 साल से अधिक समय के बाद भी इस मामले में उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। ठाकुर परिवार की योजना लीलावती विराट के निवास पर नहीं रुकी, बल्कि सुहाना के निवास पर उसके साथ रहने के लिए लौट आई। वैसे भी अगर वह विराट के निवास पर रहती तो भी वह उसके साथ नहीं सोता, तो खुद का मजाक क्यों उड़ाए? लीलावती को वापस देखकर सबसे ज्यादा खुश सुहाना थी। जब से लीलावती को ले जाया गया था, पिछले 20 वर्षों में शायद ही उसने कोई खुशहाल दिन बिताया हो। इन 20 वर्षों के दौरान वह लगन से साधना कर रही थी और उसके अथक प्रयासों से उसकी साधना में बहुत तेजी से उन्नति हुई थी। अब वह पहले से ही आरोहण लोक की योद्धा थी। उसने इतनी कड़ी मेहनत इसलिए की ताकि एक दिन जब विराट लीलावती को बचाने जाए तो वह मदद कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से हालांकि सुहाना की ताकत में तेजी से सुधार हुआ था, तलवार संप्रदाय की ताकत और भी अधिक बढ़ गई थी। जब विराट लीलावती को बचाने गया तब भी वह ज्यादा काम नहीं आ सकी। हालांकि सुहाना को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब तक लीलावती सुरक्षित वापस आ गई, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं थी। दीदी लीलावती, मैंने इन सभी वर्षों में आपको बहुत याद किया। सुहाना ने लीलावती को कसकर गले लगाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सुहाना, मैं भी हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। लीलावती ने भी सुहाना को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। अच्छा हुआ आप वापस आ गई, अच्छा हुआ आप वापस आ गई। आपने इन सभी वर्षों में इतना कष्ट सहा दीदी। सुहाना ने लीलावती को गले लगाया। वह खुश भी थी और भावुक भी।
इतने लंबे समय बाद फिर से मिलने पर दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए अनगिनत बातें थीं। हालांकि इससे पहले कि वे ज्यादा देर तक बात कर पाती, रोहिणी, जनरल बालक, ललन, मनीष, तारका सिंह, मृदुला और पवनगढ़ अकादमी के अन्य पूर्व सहपाठी लीलावती से मिलने आ गए। लीलावती को सुरक्षित वापस देखकर सभी बहुत खुश थे, इसलिए सुहाना के निवास पर एक भव्य भोज आयोजित किया गया। पवनगढ़ अकादमी के पूर्व शिष्यों ने साथ मिलकर जश्न मनाया, लीलावती का वापस स्वागत किया। भोज के दौरान खबर सुनकर किरण और वीणा वीर भी आ पहुंचे। उस समय जब लीलावती पुरुष वेश में थी, उसने पवनगढ़ अकादमी की अनगिनत लड़कियों को मोहित किया था, जिसमें किरण और वीणा वीर भी शामिल थीं, जो उस पर पूरी तरह फिदा थीं। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि लीलावती एक महिला है, लेकिन उसके लिए उनकी गहरी भावनाएं मिटाना मुश्किल था। दूसरों ने किरण और वीणा वीर के आगमन को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि वे पवनगढ़ अकादमी के पूर्वी प्रांगण के शिष्य नहीं थे, लेकिन वे अभी भी अकादमी के साथी शिष्य थे और उन्होंने नवधारा महाद्वीप में अपने प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयों को भी साझा किया था, जिससे वे करीबी दोस्त बन गए थे। इसलिए जब किरण और वीणा वीर उनके छोटे समूह में शामिल हुए तो उन्हें ज्यादा अजीब नहीं लगा और जल्द ही सब खुशी खुशी घुल मिल गए। विराट भी भोज में मौजूद था। उसने उदारतापूर्वक बड़ी मात्रा में अत्यंत कीमती प्राकृतिक खजाने सामग्री के रूप में प्रदान किए। तीसरी पीढ़ी के नागदंत चावल का एक बड़ा बर्तन पकाया गया। प्राचीन महाद्वीप से बड़ी मात्रा में झरने का पानी और मछली भी लाई गई। विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियां, साथ ही काफी मात्रा में उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक मदिरा भी प्रदान की गई। भोज बहुत सफल रहा। सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया और भोज बहुत उत्साह के साथ समाप्त हुआ। भोज के बाद विराट ने आराम नहीं किया, बल्कि तुरंत कठोर साधना में जुट गया। वह उस बात से बहुत सतर्क था जो उपाध्यक्ष दिवाकर ने विशेष रूप से सूर्यवीर से कही थी। उसने दिव्य पवन महल की स्वामिनी एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता के साथ मिलकर वर्मा परिवार के निवास पर बहुत हंगामा किया था। ठाकुर परिवार के शक्तिशाली सदस्यों को हराया था और उन्हें अपमानित होकर भागने पर मजबूर किया था। वे वर्मा परिवार के 70% सदस्यों को स्थानांतरित करने में भी कामयाब रहे थे। ठाकुर परिवार निश्चित रूप से इसे बिना दंड के नहीं जाने देगा। तलवार संप्रदाय को जल्द ही ठाकुर परिवार से एक शक्तिशाली प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति का सामना करते हुए विराट के पास आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मध्य महाद्वीप ठाकुर परिवार सभा कक्ष में ठाकुर विक्रमादित्य हॉल में ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके दोनों ओर ठाकुर परिवार के शक्तिशाली एल्डर थे। वर्मा परिवार में दिव्य पवन महल की घुसपैठ पर आपके क्या विचार हैं? ठाकुर विक्रमादित्य ने अभिव्यक्तिहीन होकर पूछा, हॉल में मौजूद एल्डरों पर नजर डालते हुए। यह अत्यंत अपमानजनक है। इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने दिया जा सकता। ठाकुर विक्रमादित्य के शब्दों के तुरंत बाद एक एल्डर गुस्से में खड़ा हो गया। बिल्कुल सही। दिव्य पवन महल की वे नीच औरतें वास्तव में सोचती हैं कि वे जो चाहें कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कुछ दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं। ऐसा लगता है कि हमारा ठाकुर परिवार बहुत लंबे समय से शांत है। कुछ लोग भूल गए हैं कि हम वास्तव में किस स्तर की शक्ति हैं। अगर हम इस बार प्रतिशोध नहीं लेते हैं तो दूसरे भी शायद ऐसा ही करेंगे। फिर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारे ठाकुर परिवार को रौंदने के लिए दौड़ आएगा। मुख्य हॉल में एल्डर गुस्से में बोल रहे थे। तो आप सभी दिव्य पवन महल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए सहमत हैं? ठाकुर विक्रमादित्य ने नीचे बैठे एल्डरों पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, बिल्कुल सही। नीचे बैठे एल्डरों ने एक स्वर में समर्थन किया। बहुत अच्छा, तो इस बार हम ठाकुर परिवार की सारी ताकत जुटाएंगे ताकि दिव्य पवन महल और सूर्यवीर को एक घातक झटका दिया जा सके और दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारे ठाकुर परिवार को उकसाने का क्या परिणाम होता है। बोलते समय ठाकुर विक्रमादित्य की आंखों में एक भयानक चमक कौंध गई। कुलपति, हम कब कार्रवाई करेंगे? एक सफेद बालों वाले एल्डर ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है, ठाकुर विक्रमादित्य ने उदासीनता से कहा। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले दाव संघ के 9 संरक्षकों में से एक नक्श दाव संघ के मुख्यालय से 2 एल्डरों जयंत और एल्डर शेखर को लेकर दक्षिणी महाद्वीप गया था ताकि उस छोटी चुड़ैल महारानी रेणुका को पकड़ सके। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वे और सूर्यवीर दोनों थक न जाएं। सूर्यवीर और दिव्य पवन महल अब काफी शक्तिशाली हैं। अगर हम उनसे सीधे लड़ते हैं तो भले ही हम उन्हें मारने में कामयाब हो जाएं, हमारे ठाकुर परिवार को काफी नुकसान होगा। इसलिए अभी के लिए हम पीछे बैठकर बाघों को लड़ते हुए देखेंगे और फिर फायदा उठाएंगे। मालिक की योजना शानदार है। इस तरह हम कम से कम कीमत पर सूर्यवीर और दिव्य पवन महल के इस बड़े खतरे को खत्म कर सकते हैं। सफेद बालों वाले एल्डर ने प्रशंसा में कहा। इस मामले के अलावा आज की बैठक में एक और मामला है। वर्मा परिवार को हुए भारी नुकसान के लिए ठाकुर वीरेन काफी हद तक जिम्मेदार है। इसलिए सजा के तौर पर मैंने ठाकुर वीरेन को ठाकुर परिवार के युवा मालिक के पद से हटाने और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप को युवा मालिक के रूप में बहाल करने का फैसला किया है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? ठाकुर विक्रमादित्य ने हॉल में एल्डरों पर नजर डाली और शांति से कहा। यह सुनकर ठाकुर वीरेन बुरी तरह कांपने लगा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे इस मामले के लिए सजा की उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ठाकुर विक्रमादित्य उसे सीधे ठाकुर परिवार के युवा मालिक के पद से हटा देंगे। एक बार इस पद से हटा दिए जाने के बाद उसे मिलने वाले संसाधन और सम्मान काफी अलग होंगे। ठाकुर परिवार के युवा मालिक के रूप में पूरे परिवार के मजबूत समर्थन के साथ उसके दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक थी, लेकिन ऐसे समर्थन के बिना दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप हमारे ठाकुर परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली के रूप में और अब एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ होने के नाते सही मायने में ठाकुर परिवार के युवा मालिक हैं। वास्तव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप मूल रूप से ठाकुर परिवार के युवा मालिक थे। उन्होंने तब अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ दिया था और वह जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। ठाकुर वीरेन ने इस बार वर्मा परिवार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वह इस पद के योग्य नहीं है और वास्तव में उसे युवा मालिक नहीं बने रहना चाहिए। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का युवा मालिक बनना लोगों की इच्छा है। जैसे ही ठाकुर विक्रमादित्य ने यह कहा, नीचे बैठे एल्डरों ने उनकी भावनाओं का समर्थन किया। जब से ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था, ठाकुर विक्रमादित्य के वंश में अब 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। उनका प्रभाव बढ़ रहा था। अन्य एल्डर स्वाभाविक रूप से ठाकुर विक्रमादित्य को नाराज नहीं करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आज से ठाकुर वीरेन अब ठाकुर परिवार का युवा मालिक नहीं है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप नया युवा मालिक होगा। ठाकुर विक्रमादित्य ने नीचे एल्डरों पर नजर डाली और धीरे से घोषणा की। यह सुनकर ठाकुर वीरेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके माथे पर नसें उभर आईं। विराट, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक दिन मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। ठाकुर वीरेन गुस्से से दहाड़ा। आज उसे जो कुछ भी सहना पड़ा था वह विराट की वजह से था। अगर विराट वर्मा परिवार के पास नहीं गया होता और उस पात्र को नहीं चुराया होता जिसका उपयोग वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की तैयारी के लिए कर रहा था, तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। विराट ने न केवल दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का उसका मौका बर्बाद कर दिया, बल्कि उसे ठाकुर परिवार के युवा मालिक के रूप में अपना पद भी खोना पड़ा। यह दुश्मनी अपूरणीय थी। नवधारा महाद्वीप जययुग संप्रदाय के खंडहर जययुग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर एक भयानक खगोलीय घटना इकट्ठा होने लगी। यह देखकर एल्डर नयना की रक्षा कर रही एल्डर गार्गी बेहद खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि एल्डर नयना ने दिव्य विकास लोक में अपनी सफलता की शुरुआत कर दी थी। एल्डर गार्गी ने जल्दी से दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता को खबर दी। एल्डर गार्गी का संदेश प्राप्त करने पर महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता एल्डर नयना की रक्षा के लिए वहां पहुंची। 3 दिनों के बाद जययुग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर की अजीब घटनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं और एल्डर नयना जययुग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी पर अपने एकांत साधना स्थल से उभरी। इस समय एल्डर नयना के पास एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था। सीनियर सिस्टर नयना, बधाई हो। एल्डर विदुषी ने उनका अभिवादन किया, बधाई में हाथ जोड़ते हुए। सीनियर सिस्टर नयना, बधाई हो। हम तीनों बहनों ने अब दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है। एल्डर योगिता ने भी खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। ग्रैंड मास्टर नयना, बधाई हो। महारानी रेणुका ने भी खुशी से एल्डर नयना को बधाई दी। आप सभी का धन्यवाद। एल्डर नयना ने मुस्कान के साथ अभिवादन का उत्तर दिया।
सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। उनकी जूनियर भतीजी और 2 जूनियर बहनें सभी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुकी थीं, केवल वही बची थीं। सच कहूं तो वह बहुत दबाव महसूस कर रही थीं। यदि वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश नहीं कर पाती तो उनके और उनकी 2 जूनियर बहनों, साथ ही दिव्य पवन महल की स्वामिनी के बीच की खाई काफी बढ़ जाती। भले ही वे उन्हें नीची नजरों से न देखें, लेकिन उनके घेरे में एकीकृत होना शायद उनके लिए मुश्किल होता जाता। आखिरकार पर्याप्त ताकत के बिना वह कई खतरनाक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती थीं और उनकी सुरक्षा के लिए वे शायद उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं देती। अब जब उन्होंने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था तो उन्हें उनके बराबर का एक पावर हाउस माना जाता था और अब उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं थी। आप सभी को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते देखना वास्तव में सुखद है। यदि हमारे पूर्वज जीवित होते तो यह जानकर कि दिव्य पवन महल इस बिंदु तक विकसित हो गया है, वे शायद बहुत खुश होते। एल्डर गार्गी ने अपने सामने 4 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को देखते हुए संतोष की मुस्कान के साथ कहा। पूर्वज गार्गी, दिव्य पवन महल में दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं में आपके पास अनुभव का सबसे बड़ा संचय होना चाहिए। आज से पूर्वज गार्गी भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की तैयारी के लिए अपना एकांतवास शुरू करेंगी। यह सुनकर महारानी रेणुका ने जल्दी से कहा, मेरी मौजूदा साधना गति पर दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना शायद कम समय में संभव नहीं होगा। एल्डर गार्गी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पूर्वज गार्गी, चिंता न करें, हम आपके लिए तीसरी पीढ़ी के कुछ नागदंत चावल और प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी का आदान प्रदान करेंगे और फिर विराट के साथ प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी का आदान प्रदान करेंगे। पूर्वज गार्गी के संचय के साथ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल में पूर्वज गार्गी को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। महारानी रेणुका ने कहा, जहां तक मुझे पता है प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की कीमत सस्ती नहीं है ना? एल्डर गार्गी ने हिचकिचाते हुए पूछा। हमारे दिव्य पवन महल के मौजूदा संसाधनों के साथ क्या हम अभी भी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी के आदान प्रदान का जोखिम उठा सकते हैं? यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महारानी रेणुका मुस्कुराई और बोली, पूर्वज गार्गी, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसे मुझ पर छोड़ दें। इस हथियार की आक्रमण शक्ति की सीमा तक पहुंच गई है। रानी, क्या मेरी सफलता के लिए दिव्य पवन महल के खजाने को पूरी तरह से खाली करना थोड़ा अनुचित नहीं है? एल्डर गार्गी अभी भी हिचकिचा रही थी। ओह प्रिय पूर्वज गार्गी, आप इतनी भोली कैसे हो सकती हैं? वे खनिज संसाधन बस बर्बाद हो रहे हैं यदि आप उनका उपयोग नहीं करती हैं। यदि आपको इसके बारे में बुरा लगता है तो दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद आप वह कर सकती हैं जो सीनियर सिस्टर विदुषी ने किया। खेती के माध्यम से युद्ध गुण जमा करें और फिर दिव्य पवन महल की भरपाई के लिए उन गुणों का आदान प्रदान खजाने और संसाधनों से करें। एल्डर योगिता ने एल्डर गार्गी को देखते हुए कहा। यह सच है, मैं थोड़ी जिद्दी थी। यह सुनकर एल्डर गार्गी ने तुरंत कहा, तो मैं इस मामले में आपको परेशान करूंगी महारानी। यदि वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश करती है तो वह दिव्य पवन महल को जो मदद प्रदान कर सकती है वह उस छोटी मात्रा में खनिज संसाधनों की पेशकश से कहीं अधिक होगी। पूर्वज गार्गी, आप बहुत दयालु हैं, मुझे यही करना चाहिए। महारानी रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद महारानी रेणुका ने विराट को ढूंढा और दिव्य पवन महल की अंतिम शेष संपत्ति को तलवार संप्रदाय को बेच दिया, जिसके बदले में काफी मात्रा में तीसरी पीढ़ी के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप से झरने का पानी और प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी ली। 41वें तारे को रोशन करना चूंकि जुबैदा ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की बनाने की विधि और तरीके में सुधार किया था, इसलिए इसे बनाने का समय आधा हो गया था और इसकी प्रभावकारिता दोगुनी हो गई थी। विराट के पास अभी भी स्टॉक में काफी मात्रा में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा है। वास्तव में दिव्य पवन महल के शेष संसाधन प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी के आदान प्रदान के लिए भी पूरी तरह से अपर्याप्त है। तीसरी पीढ़ी के नागदंत चावल और प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की तो बात ही छोड़िए। हालांकि क्योंकि महारानी रेणुका ने वर्मा परिवार से काफी मात्रा में खजाने और संसाधनों को लूटा था, उन संसाधनों का योगदान करने के बाद वे मुश्किल से इन वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके। लेकिन इस आदान प्रदान के बाद दिव्य पवन महल पूरी तरह से कंगाल हो गया था। हालांकि महारानी रेणुका के पास अभी भी कुछ व्यक्तिगत संपत्ति थी क्योंकि उन्होंने विराट से भारी रकम वसूली थी। हालांकि दिव्य पवन महल के संसाधन उनके हाथों में पूरी तरह से खर्च हो गए थे, लेकिन महारानी रेणुका को इसकी परवाह नहीं थी। आज की तरह दिव्य पवन महल के शिष्यों को केवल तलवार संप्रदाय के मिशन हॉल में जाकर मिशन स्वीकार करने और युद्ध गुण अर्जित करने की आवश्यकता है। यदि उन्हें साधना संसाधनों की आवश्यकता है, दिव्य पवन महल अब अपने शिष्यों को साधना संसाधन वितरित नहीं करता है। पहले प्रत्येक दिव्य पवन महल के शिष्य को हर महीने संप्रदाय से एक निश्चित मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त होते थे। इस राशि से अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए शिष्यों को योगदान अंक जमा करने की आवश्यकता होती थी। हालांकि अब दिव्य पवन महल ने साधना संसाधनों के निश्चित मासिक आवंटन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। साधना के लिए आवश्यक सभी संसाधन शिष्यों को स्वयं अर्जित करने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय अब युद्ध गुण अर्जित करने के कई अवसर प्रदान करता है। जब तक कोई कड़ी मेहनत करने को तैयार है तब तक साधना के लिए आवश्यक संसाधन अर्जित न कर पाने की कोई चिंता नहीं है। यदि कोई अन्य मिशन उपलब्ध नहीं है तो सबसे सरल विकल्प खेती करना और नागदंत चावल लगाकर युद्ध गुण अर्जित करना है। बेशक यह दिव्य पवन महल के उन शिष्यों पर लागू होता है जिन्होंने पहले ही तलवार संप्रदाय के पहचान टोकन प्राप्त कर लिए हैं। नए भर्ती किए गए शिष्यों के लिए जिन्होंने अभी तक मूल्यांकन पास नहीं किया है और अपने तलवार संप्रदाय के पहचान टोकन प्राप्त नहीं किए हैं, उनके साधना संसाधनों की आपूर्ति अभी भी संप्रदाय द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि दिव्य पवन महल उन्हें केवल अधिकतम 3 वर्षों के लिए साधना संसाधनों की आपूर्ति करेगा। 3 वर्षों के बाद यदि उन्होंने मूल्यांकन पास नहीं किया है और तलवार संप्रदाय का पहचान टोकन प्राप्त नहीं किया है तो दिव्य पवन महल उन्हें छोड़ देगा और उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ देगा। विशाल मैदानों की तलहटी, प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ एक अतुलनीय चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल महल के रक्षात्मक प्रतिबंध पूरी तरह से टूट गए। सुनहरी रोशनी के बिखरने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार आगे बढ़ा और महल का दरवाजा धकेल दिया। इस महल के प्रतिबंधों को तोड़ने में उसे पूरे 6 महीने लग गए थे और तभी वह आखिरकार उन्हें पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम हुआ था। जिस पल स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने महल का दरवाजा धकेला, एक अतुलनीय चमकदार रोशनी इतनी तेजी से चमकी कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। काफी देर बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने महल से निकलने वाली चमकदार रोशनी के साथ खुद को समायोजित किया और उसमें चला गया। जिस पल स्वर्ण ड्रैगन अवतार मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, विराट की आंखों के सामने जो दृश्य आया उसने उसे तुरंत स्तब्ध कर दिया। हॉल खजानों के चमकदार सरणी से भरा था। एक सरसरी नजर से पता चला कि 10,000 से कम आइटम नहीं थे और हर एक कम से कम 9वीं रैंक का जादुई हथियार था। हैरान सन्नाटे के एक लंबे पल के बाद विराट बहुत खुश हुआ। इतने सारे खजाने, इस बार वह वास्तव में मालामाल हो गया था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने जल्दी से जाकर जादुई हथियारों को एक एक करके इकट्ठा किया। पूरी सूची बनाने के बाद उसने पाया कि इन जादुई हथियारों के बीच 50 जन्मजात जादुई हथियार, 300 अर्धचरण जन्मजात हथियार और पूरे 1000 शीर्ष श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई हथियार थे। बाकी ज्यादातर मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई हथियार थे, जिनमें निम्न श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई हथियार केवल अल्पसंख्यक थे। आज खोजा गया यह खजाना यकीनन सबसे बड़ा भाग्य था जो विराट ने इन सभी वर्षों में हासिल किया था। इतने सारे 9वीं श्रेणी और जन्मजात जादुई खजानों के साथ तलवार संप्रदाय की नींव और भी मजबूत हो गई है। इस खजाने की खोज करने के बाद विराट का मुख्य शरीर तुरंत अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार से इन खजानों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में गया। खजाने को खाली करने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का पता लगाना जारी रखा। वर्तमान में स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के केवल 2/5वें हिस्से का पता लगाया है और पहले ही इतनी बड़ी फसल प्राप्त कर ली है। विराट का मानना है कि यदि वह पूरे प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का पूरी तरह से पता लगाता तो उसका लाभ अकल्पनीय स्तर तक पहुंचने की संभावना थी।
इन दसियों हजार जादुई खजानों को प्राप्त करने के बाद विराट के मुख्य शरीर ने उनमें से एक तिहाई को खजाना विभाग में भेज दिया। शालिनी से सार्वजनिक रूप से घोषणा करने और उन्हें विनिमय के लिए खोलने के लिए कहा। बेशक जो जादुई खजाने विराट ने खजाना विभाग को भेजे थे वे सभी 9वीं श्रेणी और अर्धचरण जन्मजात जादुई खजाने थे। जहां तक 50 जन्मजात जादुई खजानों का सवाल था, वह उन्हें कभी भी सार्वजनिक विनिमय के लिए खजाना विभाग में नहीं लाता। इसके अलावा इन दिनों दिव्य पवन महल में बहुत कम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं और उनमें से कोई भी जन्मजात जादुई खजानों के बदले विनिमय करने में सक्षम नहीं है। भले ही इन जन्मजात जादुई खजानों के विनिमय की अनुमति दी गई हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस मामले से निपटने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अपनी साधना जारी रखी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में शार्दूल और विशाल कछुआ पके हुए नागदंत चावल की कटाई में व्यस्त थे। यह देखकर विराट ने आकाश में तारों की ओर देखा। उसने देखा कि 40वां तारा जो रोशन किया गया था काफी धुंधला हो गया था। चूंकि विशाल कछुए ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में खेती में मदद की, नागदंत चावल के साथ लगाए गए क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई थी और जिस दर पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की खपत हो रही थी वह भी बढ़ गई थी। अब 40वें तारे को रोशन किए हुए काफी समय हो गया था और अगले को रोशन करने का समय आ गया था। यह सोचकर विराट ने बड़ी संख्या में 9वीं श्रेणी की राक्षसी कलाकृतियां निकाली और अनंत परम मीनार को उन्हें अवशोषित करने दिया, जिससे 41वां तारा रोशन हो गया। 41वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर से 64 गुना अधिक स्टारलाइट प्रभाव तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 256 ट्रिलियन ली के दायरे तक पहुंच गया, जो 256 युमेश राजवंशों के आकार के बराबर है। रोशन हुए 41वें तारे में विराट को एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस ऋण व्यूह विरासत में एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह शामिल था। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में पूरा 1 महीना बिताया। मुश्किल से उस ऋण व्यूह विरासत के शुरुआती चरणों को पचा पाया जो उसे मिली थी। इस विरासत के भीतर निहित रक्षात्मक व्यूह अत्यंत शक्तिशाली था। यहां तक कि इसका सबसे बुनियादी ढांचा भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञों के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त था। यदि यह रक्षात्मक व्यूह पूरी तरह से तैनात किया जाता तो महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को भी इसे तोड़ने में मुश्किल होती। यदि यह रक्षात्मक व्यूह तलवार संप्रदाय के भीतर स्थापित किया जाता तो तलवार संप्रदाय की सुरक्षा वास्तव में अभेद्य होती। उस समय भले ही नक्श और ठाकुर परिवार हमला करने के लिए सेना में शामिल हो जाते, तलवार संप्रदाय को कोई डर नहीं होता। हालांकि जबकि इस रक्षात्मक व्यूह की शक्ति अपार थी, इसे स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उतने ही चौंका देने वाले थे। यहां तक कि केवल शुरुआती प्रोटोटाइप को स्थापित करने के लिए कम से कम सैकड़ों जन्मजात जादुई खजाने और हजारों 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने की आवश्यकता थी। खजानों की आवश्यक संख्या चौंका देने वाली थी। भले ही विशाल मैदानों के तल पर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा हाल ही में खोजे गए खजाने की तिजोरी से सभी जन्मजात जादुई खजाने का उपयोग किया जाता, फिर भी 50 जन्मजात जादुई खजाने की कमी होती। विराट ने कुछ देर विचार किया। ऐसा लग रहा था कि 50 जन्मजात जादुई खजाने की इस कमी को हल करने का एकमात्र तरीका शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से रास्ता खोजना था। ऐसा लग रहा था कि उसे और गिरीश को अगला सौदा बहुत बड़ा करना होगा। यह सोचकर विराट ने संकोच नहीं किया और तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया, एल्डर योगिता को ढूंढा और एक साथ शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने के बाद एल्डर योगिता उसे सम्राट स्तर की 13वीं मोहर की ओर ले गई। वे दोनों सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंचे और पाया कि गिरीश पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। भाई विराट, साथी योगिता, आप आ गए। गिरीश उन्हें आते देख बहुत खुश हुआ और उनका अभिवादन किया। इस बार विराट वास्तव में निर्धारित समय से आधा महीना पहले आ गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हर समय इंतजार करना सही काम था। अन्यथा यदि भाई विराट आते और उन्हें न पाते तो यह उन्हें नाराज कर सकता था, और अगर भाई विराट नाराज हो जाते तो यह उनके लेन देन को प्रभावित कर सकता था। भाई गिरीश, आप यहाँ बहुत जल्दी आ गए, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, भाई विराट के साथ व्यापार करते समय मैं देर करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ किसी भी समय इंतजार करूंगा। भाई विराट, आप जब चाहें व्यापार करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा, गिरीश ने जल्दी से जवाब दिया। भाई की ईमानदारी वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। विराट प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने कई लेन देन किए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसे गिरीश जैसा ईमानदार और महत्वपूर्ण ग्राहक मिला था। बिल्कुल नहीं, ये सब मुझे करना ही चाहिए, गिरीश ने जल्दी से विनम्रता से कहा। इस लेन देन में उनके शून्य समाधि महाद्वीप का जीवन और मृत्यु शामिल थी। वह बेईमान होने की हिम्मत कैसे कर सकता। क्योंकि भाई गिरीश इतने ईमानदार हैं तो मैं विराट स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिदान करूंगा। भाई गिरीश, इस बार मैं आपके साथ वास्तव में एक बड़ा सौदा करने का इरादा रखता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई गिरीश इसे संभाल सकते हैं। विराट ने गिरीश को देखते हुए कहा। आप किस तरह के बड़े सौदे की बात कर रहे हैं भाई विराट। गिरीश ने हैरान होकर पूछा। बात यह है, मेरे संप्रदाय को हाल ही में एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए इस विपत्ति को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में जन्मजात जादुई खजाने की आवश्यकता है। इसलिए चर्चा के बाद हमारे संप्रदाय ने भाई गिरीश के साथ बड़ा सौदा करने के लिए संप्रदाय के नागदंत चावल के भंडार का उपयोग करने की योजना बनाई है। मुझे आश्चर्य है कि भाई गिरीश के पास कितने जन्मजात जादुई खजाने हैं। विराट ने गिरीश से गंभीरता से पूछा। हमारे पास शून्य समाधि महाद्वीप में जन्मजात जादुई खजाने की कोई कमी नहीं है। भाई विराट, आपके पास स्टॉक में जितना भी नागदंत चावल है, हमारा शून्य समाधि महाद्वीप उन सभी का उपभोग करने में सक्षम होना चाहिए। विराट के शब्दों को सुनकर गिरीश बहुत खुश हुआ। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। उसने विराट को सावधानी से देखा और पूछा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भाई विराट इस बार हमारे शून्य समाधि महाद्वीप को कितना नागदंत चावल बेचने का इरादा रखते हैं। 100 अरब जिन। विराट ने गिरीश को देखा और एक पल के विचार के बाद कहा। जिस कीमत पर वह गिरीश को नागदंत चावल बेच रहा था, उसके आधार पर 100 अरब जिन नागदंत चावल 50 जन्मजात जादुई खजाने के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त होना चाहिए। क्या 100 अरब जिन? यह सुनकर गिरीश की आंखें तुरंत फैल गईं। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। क्या हुआ भाई गिरीश, क्या कोई समस्या है? विराट ने हैरान होकर पूछा। नहीं, कोई समस्या नहीं है। गिरीश ने अपने हाथ बार-बार हिलाए, कुछ हद तक असंगत रूप से। बेशक कोई समस्या नहीं है। भाई विराट, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी देरी के गिरीश ने अपना हाथ हिलाया, अपने पास मौजूद सभी जादुई खजाने को बाहर निकाल दिया। एक ही पल में दसियों हजार जादुई खजाने आकाश में तैरने लगे, एक चमकदार सरणी। विराट के साथ अपने लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण ने उसे जादुई खजाने का काफी भंडार दिया था, ताकि वह कम न पड़े। अब ऐसा लग रहा था कि तीनों एल्डरों की कार्रवाई काफी दूरदर्शी थी। यदि उन्होंने उसे पहले से इतने सारे जादुई खजाने नहीं दिए होते तो उसके पास आज विराट के साथ व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। आकाश में तैरते जादुई खजाने की चमकदार सरणी को देखकर विराट और एल्डर योगिता तुरंत चकाचौंध हो गए। यहाँ तक कि विराट, जिसने कई भव्य अवसर देखे थे, गिरीश की अपार उदारता से दंग रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के पास पहले से ही प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में खोजे गए खजाने की तिजोरी से पर्याप्त जादुई खजाने थे, लेकिन गिरीश द्वारा अभी लाए गए खजाने की तुलना में वे फीके पड़ गए। गिरीश द्वारा उत्पादित दसियों हजार जादुई खजानों में से कई 100 जन्मजात जादुई खजाने थे और बाकी सभी 9वीं श्रेणी के खजाने थे। खजाने की इतनी विशाल सरणी को देखकर विराट की इच्छा हुई कि वह उन सभी को अपने लिए ले ले। हालांकि सदमे की लंबी अवधि के बाद विराट ने अंततः अपने आवेग को दबा दिया। गिरीश को एक बार में 100 अरब जिनसे अधिक नागदंत चावल बेचना पहले से ही काफी जोखिम भरा था। यदि उसे और भी अधिक नागदंत चावल की पेशकश करनी होती तो वह गारंटी नहीं दे सकता था कि गिरीश पैसे के लालच में नहीं आएगा और सीधे उस पर हमला करके उसे लूट नहीं लेगा। यद्यपि ऐसी घटना की संभावना बहुत कम थी, विराट को लगा कि इस तरह के जोखिम से बचना सबसे अच्छा है। यदि उसे आने वाले खतरे से निपटने के लिए एक रक्षात्मक व्यूह स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में जन्मजात जादुई खजाने की तत्काल आवश्यकता नहीं होती तो वह गिरीश के साथ इतनी जल्दी इतना बड़ा सौदा नहीं करता।
गिरीश की उदारता को देखकर विराट ने संकोच नहीं किया और आसानी से 100 अरब जिन नागदंत चावल सौंप दिए। इस 100 अरब जिन नागदंत चावल ने विराट की अपेक्षा से कहीं अधिक जन्मजात जादुई खजाने प्राप्त किए, जो 60 से अधिक टुकड़ों तक पहुंच गए। इसके अलावा गिरीश ने शून्य समाधि महाद्वीप पर विराट की कड़ी मेहनत के लिए इनाम के रूप में, बोनस के रूप में विराट को 100 से अधिक 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने भी दिए। हालांकि गिरीश इस बात से अनजान था कि उसके और विराट के बीच का लेन-देन पूरी तरह से विराट और उसके बीच का एक व्यापारिक सौदा था। उनके संप्रदाय के भीतर चर्चा की बात सिर्फ विराट द्वारा उसे धोखा देने के लिए घड़ी गई थी। गिरीश ने बिना किसी सवाल के विराट पर विश्वास किया। आखिरकार वह कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि विराट एकमात्र अर्धचरण महान क्षेत्र का योद्धा वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली बल का असली नेता होगा। विराट के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गिरीश ने अपने कई जन्मजात जादुई खजाने बदले में भारी छूट पर पेश किए। अन्यथा नागदंत चावल के लिए विराट द्वारा दी गई कीमत को देखते हुए 100 अरब जिन नागदंत चावल वह केवल अधिकतम 50 या उससे अधिक जन्मजात जादुई खजाने का आदान प्रदान कर सकता था, निश्चित रूप से 60 नहीं। हालांकि इस सौदे की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विराट का संप्रदाय शून्य समाधि महाद्वीप की ईमानदारी को महसूस करे और भविष्य में उन्हें उतनी ही मात्रा में नागदंत चावल बेचे, गिरीश विराट और उसके संप्रदाय का पक्ष हासिल करने के लिए थोड़ा नुकसान उठाने को तैयार था। यकीनन विराट उसकी ईमानदारी से बहुत संतुष्ट था और उसने अपनी छाती थपथपाई, वादा किया कि अपने संप्रदाय में लौटने पर वह शून्य समाधि महाद्वीप को जितना संभव हो सके उतना नागदंत चावल बेचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेन देन पूरा करने के बाद विराट और एल्डर योगिता सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर नहीं रुके और जल्दी से गिरीश से विदा ली। विराट और एल्डर योगिता के जाने के बाद गिरीश अविश्वसनीय रूप से उत्साहित होकर 100 अरब जिन नागदंत चावल के साथ स्वर्गीय मोहर की ओर उड़ गया। वह इस 100 अरब जिन नागदंत चावल को जल्द से जल्द तीनों एल्डरों तक पहुंचाना चाहता था। इस 100 अरब जिन नागदंत चावल के साथ तीनों एल्डरों की साधना काफी हद तक ठीक हो जानी चाहिए। शून्य समाधि महाद्वीप पर स्थिति बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। जब तक यह स्थिति जारी रही तब तक वह समय दूर नहीं था जब उनका शून्य समाधि महाद्वीप जीत की सुबह देखेगा। विराट और एल्डर योगिता के दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने सबसे पहले सबसे अच्छा मध्यम श्रेणी का जन्मजात तलवार जादुई हथियार चुना और इसे अपने पिता सूर्यवीर को दे दिया। फिर उसने शेष जन्मजात जादुई हथियारों का उपयोग रक्षात्मक व्यूह स्थापित करने के लिए करने की योजना बनाई। खबर मिलने के बाद एल्डर नयना भी विराट के पास आई, जो एक जन्मजात तलवार जादुई हथियार का आदान प्रदान करना चाहती थी। हालांकि कंगाल होने और पर्याप्त युद्ध गुणों की कमी के कारण वह केवल विराट को एक रण पत्र लिख सकती थी, जिसका इरादा उसके लिए काम करके धीरे धीरे कर्ज चुकाने का था। विराट ने एल्डर नयना के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। उसके पास शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह स्थापित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त जन्मजात जादुई खजाने थे। यह देखते हुए कि एल्डर नयना दिव्य पवन महल की स्वामिनी की सीनियर आंटी थी, विराट अंततः उन्हें आरण पत्र लिखने देने के लिए सहमत हो गया। जल्द ही उसे 3 दीर्घकालिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना। वह जो व्यूह स्थापित करने वाला था वह अत्यंत जटिल था। ताबीज व्यूह कार्यशाला के ताबीज व्यूह स्वामी, जिसमें गुरुज्ञान और गरिमा शामिल थे, केवल महत्वहीन कार्य ही कर सकते थे। व्यूह के मूल के लिए उसके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता थी। साथ ही 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की सहायता की, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना। आखिरकार उसके वर्तमान साधना स्तर के साथ जन्मजात जादुई खजाने की शक्ति को सक्रिय करना अभी भी कुछ हद तक मुश्किल था। इसके अलावा इस अविश्वसनीय रूप से जटिल व्यूह के लिए इन जन्मजात जादुई खजानों को इसके सेटअप के दौरान एक तंग कनेक्शन बनाने की आवश्यकता थी, एक ऐसा कदम जिसे वह मुश्किल से अकेले पूरा कर सकता था। इस जटिल और गहन सुपर रक्षात्मक व्यूह को स्थापित करने के लिए विराट ने न केवल व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, बल्कि उसके स्वर्ण ड्रैगन और निर्मल अवतार भी शामिल हुए। विराट के मुख्य शरीर, स्वर्ण ड्रैगन और निर्मल अवतार, 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना और ताबीज व्यूह कार्यशाला और निर्माण कार्यशाला के लाखों ताबीज व्यूह स्वामी और आर्किटेक्ट्स की सहायता से रक्षात्मक व्यूह को पूरा करने में पूरे 3 महीने लग गए। इस रक्षात्मक व्यूह ने एक अत्यंत विशाल क्षेत्र को कवर किया, जिसमें दक्षिणी महाद्वीप, पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश में सैकड़ों अरबों मील शामिल थे। एक बार रक्षात्मक व्यूह पूरा हो जाने के बाद तलवार संप्रदाय की सुरक्षा वास्तव में अविनाशी हो गई। रक्षात्मक व्यूह स्थापित करने के बाद विराट ने अंततः अपनी एकांत साधना फिर से शुरू की। नवधारा महाद्वीप, सूर्य संप्रदाय के खंडहर जनरल जयपाल यांत्रिक सेना के कुलीन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, एक विशाल युद्ध हथियार के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यह युद्ध हथियार वही उच्च श्रेणी का जन्मजात युद्ध हथियार था जिसे विराट ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों से प्राप्त किया था। यह उच्च श्रेणी का जन्मजात युद्ध हथियार मूल रूप से जीर्ण शीर्ण था, लेकिन हरे वस्त्र वाले युवा लड़के हरित के प्रयासों की बदौलत, जिसने बड़ी संख्या में जादुई हथियार के टुकड़ों का उपयोग किया, इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था। हालांकि क्योंकि यह युद्ध हथियार बहुत जटिल था और विराट युद्ध हथियारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए कुछ समय तक इसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद भी वह इसके संचालन सिद्धांतों का पता नहीं लगा सका। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद उसने उच्च श्रेणी के जन्मजात युद्ध हथियार को शोध के लिए जनरल जयपाल की यांत्रिक सेना को सौंप दिया। जनरल जयपाल की यांत्रिक सेना कई वर्षों से युद्ध के हथियारों के साथ काम कर रही थी और क्षेत्र में विशेषज्ञ थी। फिर भी जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना के सभी कुलीन सैनिकों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद भी वे अभी तक इस युद्ध हथियार के संचालन सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हथियार एक उच्च श्रेणी का जन्मजात स्तर का युद्ध हथियार अत्यधिक जटिल था। नीले वस्त्र पहने युवा लड़का नाग इस हथियार के बारे में बहुत जानकार था, लेकिन उसने नौसिखियों को निर्देश देने से इनकार कर दिया। यही कारण था कि जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना इतने वर्षों से इसके साथ संघर्ष कर रहे थे। चलो बेहतर सक्रियण विधि का उपयोग करके फिर से प्रयास करें और देखें कि क्या हम युद्ध के इस हथियार को सक्रिय कर सकते हैं, जनरल जयपाल ने कहा। यह विशाल स्क्रॉल अविश्वसनीय रूप से जटिल घनी रेखाओं से ढका हुआ था। इन रेखाओं ने इस उच्च श्रेणी के जन्मजात स्तर के युद्ध हथियार की आंतरिक संरचना और उन संचालन विधियों को चित्रित किया जो उनकी यांत्रिक सेना ने तैयार की थी। सालों के सावधानीपूर्वक शोध के बाद उन्होंने सैकड़ों हजारों सक्रियण विधियों के साथ प्रयोग किया था, लेकिन सफलता हासिल करने में विफल रहे थे। इसने जनरल जयपाल को शर्म से भर दिया। युवा मालिक ने उनकी यांत्रिक सेना को इतना महत्वपूर्ण खजाना सौंपा था जो उन पर उनके भरोसे को प्रदर्शित करता था। फिर भी उनकी यांत्रिक सेना युद्ध के इस हथियार के संचालन सिद्धांतों का पता लगाने में असमर्थ थी और इसे सफलतापूर्वक सक्रिय करने में असमर्थ थी। हाँ जनरल, यांत्रिक सेना के सैनिकों ने तुरंत एक स्वर में जवाब दिया। इसके बाद जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना के सैनिकों ने उनके द्वारा निकाली गई नई पद्धति का पालन करते हुए युद्ध के हथियार को सक्रिय करने के लिए प्रयोग करना जारी रखा। यह जन्मजात श्रेष्ठ श्रेणी का युद्ध हथियार अत्यंत जटिल था, जिसमें कई घटक थे। चमकदार ऑपरेशनों की एक श्रृंखला के बाद जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना के हजारों कुलीन सैनिकों ने आखिरकार एक गड़गड़ाहट के साथ पूरे युद्ध हथियार को सक्रिय कर दिया और वह चलने लगा। जनरल, हो गया, हो गया। ये देखकर कि युद्ध का हथियार आखिरकार सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया था, यांत्रिक सेना के सैनिक अपार उत्साह के साथ बेतहाशा खुश हुए। जल्दी से तोप को घुमाओ, इसे आकाश की ओर मोड़ो। जनरल जयपाल यह नजारा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शांति से आदेश देना जारी रखा। उनके युवा मालिक ने उन्हें बताया था कि युद्ध का यह हथियार एक आश्चर्यजनक रूप से उच्च श्रेणी का जन्मजात क्षेत्र का हथियार था, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक हथियार। एक बार सफलतापूर्वक सक्रिय हो जाने के बाद यह अज्ञात था कि यह किस तरह की भयानक शक्ति को उजागर करेगा। हालांकि सूर्य संप्रदाय के खंडहरों का मुख्य क्षेत्र कई व्यूहों से घिरा हुआ था, जिससे जगह बेहद स्थिर हो गई थी। फिर भी यह गारंटी देना मुश्किल था कि आसपास का परिदृश्य इस हथियार से एक भी शॉट का सामना कर सकता है या नहीं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए जनरल जयपाल ने यांत्रिक सेना के सैनिकों को तोप को आकाश की ओर इंगित करने का आदेश दिया। जी जनरल। यह सुनकर यांत्रिक सेना के सैनिकों ने तुरंत हथियार में हेरफेर किया, विशाल ठंडी तोप को घुमाया और इसे आकाश की ओर इंगित किया। जैसे ही तोप का ठूठन घुमा, पूरा हथियार एक अतुलनीय चमकदार रोशनी का उत्सर्जन करने लगा। तुरंत बाद एक बहरा कर देने वाली दहाड़ उठी।
प्रकाश की एक विशाल किरण तोप के थूथन से निकली, आकाश की ओर बढ़ी। इस विशाल किरण की बमबारी के तहत आकाश में एक विशाल ब्लैक होल फट गया और अनगिनत स्थान तुरंत ढह गए। जनरल जयपाल सहित वहां मौजूद हर कोई भयभीत था। यहां तक कि दूर प्रशिक्षण ले रहे अन्य इकाइयों के सैनिक भी इस भयानक दृश्य से भयभीत थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जनरल जयपाल, क्या आप अपने प्रयोग में सफल हुए? जैसे ही जनरल जयपाल तोप की शक्ति से स्तब्ध थे, एक तरफ से आवाज आई। इस आवाज ने तुरंत जनरल जयपाल को उनकी बेहोशी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो जनरल रिया उनकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। जनरल रिया! जनरल रिया को देखकर जनरल जयपाल ने जल्दी से झुककर सलाम किया। जनरल रिया ने आकाश में विशाल अंधेरे छेद को देखा, फिर उनके सामने ठंडी धातु की चमक के साथ चमकते विशाल हथियार को देखा और गुप्त रूप से हैरान थी। ऐसी भयानक शक्ति तलवार संप्रदाय की सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी विधि से कहीं अधिक थी। यहां तक कि तलवार संप्रदाय की सबसे मजबूत तीरंदाज सेना अपने सबसे शक्तिशाली युद्ध गठन का उपयोग करते हुए शायद ऐसी भयानक आक्रामक शक्ति को उजागर करने के लिए संघर्ष करेगी। क्या आपने इस हथियार को सक्रिय करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है? जनरल रिया ने जनरल जयपाल से पूछा। जी जनरल रिया, अभी के प्रयोग के बाद हमने इस हथियार को सफलतापूर्वक सक्रिय कर लिया है। जनरल जयपाल ने उत्साह से जवाब दिया। उनकी यांत्रिक सेना ने आखिरकार युवा मालिक की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हथियार का पता लगा लिया था। हम बहुत अच्छा, आपको जल्दी से युवा मालिक को यह अच्छी खबर देनी चाहिए। जनरल रिया ने सिर हिलाया। वह भी बहुत खुश थी कि जनरल जयपाल की यांत्रिक सेना ने हथियार का पता लगा लिया था, क्योंकि इसने उनके तलवार संप्रदाय को एक और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तुर्क का इक्का दिया, और यह शक्तिशाली तुर्क का इक्का उनके तलवार संप्रदाय का था, न कि दिव्य पवन महल का। जनरल रिया को हमेशा लगता था कि वास्तव में विश्वसनीय शक्ति अभी भी उनके अपने तलवार संप्रदाय द्वारा नियंत्रित शक्ति है। हालांकि दिव्य पवन महल वर्तमान में उनके तलवार संप्रदाय के साथ निकटता से सहयोग कर रहा था, लेकिन अंततः वह उनका अपना नहीं था। जब दिव्य पवन महल को तलवार संप्रदाय में शामिल कर लिया जाएगा, तभी वह उन पर पूरी तरह भरोसा करेंगी। अन्यथा जनरल रिया हमेशा दिव्य पवन महल के लोगों के प्रति कुछ हद तक सतर्कता बनाए रखेंगी। जी जनरल रिया, जनरल जयपाल ने जल्दी से जवाब दिया। जनरल जयपाल ने तुरंत किसी को इस मामले की सूचना विराट को देने के लिए भेजा। जनरल जयपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विराट जल्दी से आ गया। जब विराट पहुंचा तब भी सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर आकाश में विस्फोटित विशाल ब्लैक होल गायब नहीं हुआ था। आकाश में ब्लैक होल को देखते हुए विराट गुप्त रूप से चकित था। इस हमले की शक्ति शायद एल्डर योगिता जैसे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ द्वारा आदिम जादुई हथियार का उपयोग करके किए गए पूर्ण शक्ति हमले से कम नहीं थी। जनरल जयपाल, बहुत अच्छा, आपकी यांत्रिक सेना ने कड़ी मेहनत की है। विराट ने जनरल जयपाल के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वही है जो मुझे और यांत्रिक सेना को करना चाहिए, जनरल जयपाल ने कहा, कुछ हद तक खुश होते हुए। वैसे जनरल जयपाल, इस युद्ध हथियार को एक बार सक्रिय करने में कितने आध्यात्मिक पत्थर लगते हैं? विराट ने पूछा। यह उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। क्योंकि मैंने अभी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, मुझे अभी तक पता नहीं है कि पूरी शक्ति पर सक्रिय करने के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी, लेकिन उस आखिरी शॉट की कीमत 1 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थी। जनरल जयपाल ने जल्दी से जवाब दिया। क्या 1 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर? यह सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। 1 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित पूरे 100 अरब हैं। यह तो एक अथाह पैसा खाने वाला जानवर है। बुरा नहीं है, जनरल जयपाल ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार अभी उस तोप से जो शक्ति निकली वह शायद युद्ध के इस हथियार की पूरी शक्ति के 1% से भी कम थी। यदि अधिक आध्यात्मिक पत्थर जोड़े जाएं तो यह शायद और भी अधिक भयानक शक्ति को उजागर कर सकता है। यह सुनकर विराट ने सिरदर्द के साथ अपना माथा रगड़ा। अंत में उसने अपने चेहरे को जोर से पोंछा, अपने दिल के दर्द को दबाते हुए, और कहा, तो आपको इसका फिर से परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए। इसके साथ विराट ने 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें जनरल जयपाल को सौंप दिया और उन्हें प्रयोग जारी रखने के लिए कहा। 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित 1 खरब की राशि है। 1 खरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के लिए भी एक खगोलीय भाग्य है। फिर भी अब वह इसे परीक्षण के लिए जनरल जयपाल को दे रहा है, बस तोप का एक धमाका सुनने के लिए। यह कहना झूठ होगा कि विराट का दिल नहीं टूटा है, लेकिन अपने दिल से खून बहने के बावजूद उसने फिर भी जनरल जयपाल को परीक्षण के लिए इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर दिए। आखिरकार यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तुर्क का इक्का यदि ठीक से उपयोग किया जाता तो तलवार संप्रदाय का सबसे बेशकीमती खजाना बन जाएगा। सौभाग्य से उसके पिता सूर्यवीर ने उस बूढ़े आदमी एल्डर फणीश्वर से 1 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर वसूले थे और उन सभी को उसे दे दिया था, जिससे उसके परिवार की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई। अन्यथा विराट आज एक प्रयोग पर इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने को तैयार नहीं होता। यद्यपि तलवार संप्रदाय के पास अपार धन है और विराट का व्यक्तिगत भाग्य समान रूप से चौंका देने वाला है, संप्रदाय और विराट दोनों ही आध्यात्मिक पत्थरों की गंभीर कमी महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय के पास आध्यात्मिक पत्थरों के बहुत सारे उपयोग हैं, जबकि उन्हें प्राप्त करने के वर्तमान रास्ते बेहद सीमित हैं। विराट वर्तमान में अनंत परम मीनार की मरम्मत और टॉवर के दूसरे स्तर के तारों को रोशन करने पर इतना केंद्रित है कि वह आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करने से कतराता है। इसके बजाय शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से प्राप्त जादुई कलाकृतियों और खजाने के टुकड़ों पर निर्भर करता है। आखिरकार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 41वें तारे को रोशन करने के लिए 20 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर की आवश्यकता होती है। तलवार संप्रदाय के वर्तमान आध्यात्मिक पत्थर भंडार के साथ कई तारों को रोशन करना संभव नहीं है। इसके अलावा प्राचीन महाद्वीप से विभिन्न संसाधनों का परिवहन भी दैनिक रूप से जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह सब आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके बनाए रखा जाता तो यह कई दिनों तक नहीं चलता। सौभाग्य से अनंत परम मीनार सभी रूपों में ऊर्जा को अवशोषित और रूपांतरित कर सकती है और जरूरी नहीं कि उसे आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता हो। इसके अलावा विराट ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में काफी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियां और जादुई हथियार के टुकड़े हासिल किए थे, जिससे उसे आध्यात्मिक पत्थरों के लिए तंगी से बचाया गया था। जनरल जयपाल ने विराट द्वारा सौंपे गए 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को लिया और उन्हें युद्ध हथियार के ऊर्जा कोर में डाल दिया। फिर उसने यांत्रिक सेना के सैनिकों को युद्ध हथियार को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया, जिससे एक ठंडी धातु की चमक निकली। सैनिकों द्वारा हेरफेर के शानदार प्रदर्शन के साथ युद्ध का हथियार आखिरकार एक बार फिर दहाड़ उठा। एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की एक भयानक बड़ी किरण युद्ध के हथियार की तोप से निकली, आकाश की ओर बढ़ी। यह शॉट पिछले वाले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। भयानक हमले ने एक बार फिर आकाश में एक विशाल ब्लैक होल को छेद दिया। भयानक ब्लैक होल से विनाशकारी आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे विराट जैसा अनुभवी व्यक्ति भी डर से कांपने लगा। यदि हम निवेश बढ़ाना जारी रखते हैं तो यह और भी अधिक शक्ति को उजागर करने में सक्षम होना चाहिए। जनरल जयपाल ने प्रत्याशा के साथ विराट को देखा। उनका मतलब साफ था, वह चाहते थे कि विराट प्रयोग जारी रखने के लिए उन्हें और अधिक आध्यात्मिक पत्थर दें। अहम जनरल जयपाल, आज का परीक्षण यही समाप्त होता है। युद्ध के इस हथियार को दक्षिणी महाद्वीप की शहर की दीवारों पर ले जाएं और यह हमारे तलवार संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली खजाने के रूप में काम करेगा। आप तलवार संप्रदाय के सामूहिक विनाश के सबसे शक्तिशाली हथियार का उपयोग करते हैं। अब से आप पर भारी जिम्मेदारियां होंगी। विराट ने जनरल जयपाल के कंधे को थपथपाया, गंभीरता से बोलते हुए। वह पहले ही पूरे 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर चुका था, केवल एक तोप का शॉट सुनने और एक तमाशा देखने के लिए। इसने पहले ही विराट के दिल को खून के आंसू रुला दिया था। वह जनरल जयपाल के परीक्षण के लिए और भी अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च करना कैसे सहन कर सकता था? यदि जनरल जयपाल इसका परीक्षण करना चाहते थे तो वे तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि ठाकुर परिवार मुसीबत की तलाश में नहीं आता। अच्छे स्टील का उपयोग वहां किया जाना चाहिए जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। इस युद्ध हथियार को हवा में विस्फोट करने देने के बजाय परीक्षण के लिए ठाकुर परिवार के योद्धा पर इसका उपयोग करना बेहतर होगा। जी युवा मालिक, यह विनम्र जनरल और यांत्रिक सेना निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। यह सुनकर जनरल जयपाल ने तुरंत विराट को एक गंभीर सैन्य सलामी दी। अच्छा, आप सबने कड़ी मेहनत की है।
विराट ने जनरल जयपाल के कंधे को फिर से थपथपाया, बहुत संतोष के साथ कहा, अब जब जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना ने युद्ध के इस हथियार की सक्रियण विधि में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है, तो तलवार संप्रदाय ने एक और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हथियार हासिल कर लिया है। अब वे बस ठाकुर परिवार के योद्धाओं के मरने के लिए आने का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिणी महाद्वीप, बाहरी ब्रह्मांड में सुइश 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 अनगिनत तेज तलवार की रोशनी एक दूसरे को काट रही थी, क्योंकि सूर्यवीर ने अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। लगातार लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया। स्विश अनगिनत तलवार की रोशनी अचानक परिवर्तित हो गई, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक विशाल तलवार की रोशनी का निर्माण किया। यह तलवार की रोशनी अरबों मील तक फैली, पूरे ब्रह्मांड को एक चमकदार रोशनी से रोशन कर रही थी। इस तलवार की रोशनी के नीचे सूरज की किरणें भी फीकी लग रही थीं। यह तलवार की रोशनी नीचे गिरी, उसके सामने एक विशाल स्थानिक दरार को फाड़ दिया। इस तलवार के प्रहार की शक्ति सूर्यवीर द्वारा पहले कभी इस्तेमाल किए गए किसी भी तलवार के प्रहार से कई गुना अधिक थी। टिस्क टिस्क टिस्क, सूर्यवीर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरे मार्गदर्शन में तुमने काफी प्रगति की है। तुमने इतनी जल्दी लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर के 5वें रूप में महारत हासिल कर ली है। हरे वस्त्र पहने लड़के ने ताली बजाई और प्रशंसा में कहा, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी मार्शल आर्ट प्रतिभा का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तुम्हारी तलवारबाजी प्रतिभा के साथ तुम्हारे पास अभी भी असंख्य लोगों के मार्शल आर्ट्स प्रतिभावान लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक छोटा मौका है। यह सब साथी नाग के हालिया सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद है। अन्यथा अगर मैं अपने दम पर साधना करता तो मुझे नहीं पता कि पहले स्तर के 5वें रूप को तोड़ने में कितना समय लगता। सूर्यवीर ने विनम्रता से कहा। उनके शब्द पूरी तरह से हरे वस्त्र वाले लड़के की चापलूसी नहीं थे, क्योंकि लड़के का मार्गदर्शन और मदद वास्तव में बहुत बड़ी थी। नीले वस्त्र पहने युवा लड़के द्वारा उनका मार्गदर्शन करने, उनकी साधना में किसी भी गलती को समय रहते सुधारने के साथ इसने उन्हें बहुत प्रयास बचाया और अपने दम पर चीजों का पता लगाने की तुलना में उन्हें अनगिनत चक्कर लगाने से रोक। हरित के शब्द उस बालक के लिए केवल चापलूसी नहीं थे, बल्कि सच तो यह था कि उस बालक का मार्गदर्शन और सहायता वास्तव में बहुत बढ़ी थी। नीले वस्त्र धारण किए हुए उस बालक यानी नाग के मार्गदर्शन के साथ जो समय समय पर उसकी साधना में होने वाली गलतियों को सुधारता रहता था, सूर्यवीर को बहुत राहत मिली थी। इससे न केवल उसकी मेहनत बची, बल्कि वह उन अनगिनत भटकाओं से भी बच गया जिनका सामना उसे अकेले साधना करते समय करना पड़ जाता। तुम वास्तव में काफी होनहार हो, इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ निर्देश देने में दिलचस्पी है, वरना मैं किसी बेकार कचरे पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। नीले वस्त्र वाले बालक नाग ने बद्धे ही रौबदार अंदाज में कहा। वह सूर्यवीर के व्यवहार से काफी संतुष्ट था। हालांकि सूर्यवीर ने बहुत तेजी से प्रगति की थी, लेकिन वह विराट से मिली मदद को कभी नहीं भूला। इसके अलावा सूर्यवीर वफादार, नेक और भरोसेमंद था, जिससे नाग हर तरह से संतुष्ट था। सूर्यवीर के साथ रहना उसके लिए विराट के साथ रहने से कहीं अधिक आरामदायक था। विराट के पास तो उसे हर समय अपमानित होना पड़ जाता था, मजदूर की तरह काम करना पड़ जाता था और सबसे बुरी बात, उसे खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। वह एक प्राचीन दिव्य तलवार की आत्मा था। अगर यह बात बाहर फैल जाती तो उसकी नाक कट जाती। सौभाग्य से जब से सूर्यवीर आया था, उसके बुरे दिन अंततः समाप्त हो गए थे। सूर्यवीर का समर्थन मिलने के बाद विराट का रवैया भी उसके प्रति काफी विनम्र हो गया था। अब न केवल उसे उस अपमान को सहना पड़ जाता था, बल्कि उसे हर दिन अच्छा खाना और पीना भी मिलता था। सूर्यवीर ने विराट से मिले प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रखी, बल्कि सारा पानी उसे दे दिया। यही कारण था कि सूर्यवीर की इस समझदारी के बदले में हरे वस्त्र वाला बालक यानी हरित उसकी साधना में मार्गदर्शन करने के लिए इतना समर्पित था। शून्य समाधि महाद्वीप, अमर स्तर की मुहर, दूर क्षितिज से एक आकृति उड्डती हुई आ रही थी। गिरीश फिर से आ गया, आज हमें एक वक्त का अतिरिक्त भोजन मिलेगा। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग एल्डर लक्ष्मण ने उड्डती हुई आकृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है गिरीश इस बार भी पिछली बार की तरह एक अरब नागदंत चावल खरीद कर लाया होगा। चांदी के बालों वाले एल्डर शेखर, जो आमतौर पर बहुत गंभीर रहते थे, गिरीश को आते देख हल्का मुस्कुरा दिए। खैर, हम कितना खरीद सकते हैं यह तो किस्मत पर निर्भर है, इसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापार जारी रहे। जब तक यह व्यापार चलता रहेगा, भले ही हम हर बार थोड़ा कम नागदंत चावल खरीदें, यह एक निरंतर धारा बनी रहेगी। अंत में हमारा शून्य समाधि महाद्वीप हड्डी दानव वंश के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम होगा। बस इसमें थोड़ा और समय लगेगा। हमने 10 लाख साल गुजार दिए हैं, कुछ दसियों हजार साल और सही है ना? सफेद भौहों वाले बुजुर्ग एल्डर पवन ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। एल्डर पवन सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही उतावला हो गया था। यह सुनकर एल्डर शेखर ने एल्डर पवन के सामने हल्का से झुकाया। वे बातें कर ही रहे थे कि गिरीश उत्साह से उड्डीते हुए उनके पास आ पहुंचा। एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण, खुशखबरी है, बहुत ही शानदार खुशखबरी। गिरीश ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। गिरीश, क्या खुशखबरी है, जरा आराम से बताओ। एल्डर पवन ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। गिरीश का यह उत्साह देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि वह शायद उस भाई विराट से 10 अरब जिन नागदंत चावल खरीद कर लाया होगा। लेकिन एल्डर पवन एक बार यह अनुभव कर चुके थे और अब वे ऐसी बातों को लेकर काफी शांत थे। गिरीश जैसे युवाओं की तरह नहीं, जो हमेशा इतने उतावले रहते थे। हालांकि युवाओं का थोड़ा आवेगी होना स्वाभाविक है, जिसे समझा जा सकता है। भले ही गिरीश 10 लाख साल से भी अधिक समय से जीवित एक पुराना राक्षस था, लेकिन एल्डर पवन जैसे असली प्राचीन महापुरुष के सामने गिरीश वास्तव में अभी भी एक युवा ही था। तीनों एल्डर्स, इस बार भाई विराट ने मुझे पूरे 10 अरब जिन नागदंत चावल बेचे हैं, गिरीश ने उत्साह से कहा। क्या? ये सुनते ही एल्डर पवन का हाथ, जो उनकी दाढ़ी सहला रहा था, अनजाने में कांप गया, जिससे उनकी लंबी दाढ़ी के कई बाल टूट कर गिर गए। गिरीश, तुमने क्या कहा? 100 अरब जिन नागदंत चावल? क्या तुम सच कह रहे हो? एल्डर पवन उछल पड़े और गिरीश के कंधे को जकड़ी लिया। उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था और वे बार-बार पूछ रहे थे, आ आ आ एल्डर पवन, थोड़ा धीरे, आप मेरा कंधा कुचल देंगे। एल्डर पवन की पकड़ी से दर्द से कराहते हुए गिरीश चिल्लाया। हालांकि गिरीश पहले ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में पहुंच चुका था, लेकिन एल्डर पवन जैसे महाविपत्ति लोक के शीर्ष विशेषज्ञ के सामने वह अभी भी एक थोड़े बड़े चींटी के समान था। अगर एल्डर पवन अपनी शक्ति पर थोड़ा भी नियंत्रण खो देते तो गिरीश को कुचल सकते थे। यह सुनकर एल्डर पवन ने जल्दी से और कुछ शर्मिंदगी के साथ गिरीश के कंधे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। वे अपना आपा खो बैठे थे। मैं महाविपत्ति लोक का एक शक्तिशाली साधक हूं। मैं गिरीश जैसे युवा की तरह इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं? अहम, गिरीश, तुमने अभी कहा कि तुमने उस भाई विराट से 10 अरब जिन नागदंत चावल खरीदे हैं, क्या यह सच है? एल्डर पवन ने हल्का खांसते हुए अपनी शांत और गंभीर मुद्रा वापस पा ली, अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए और एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल सच है एल्डर पवन, ये देखिए। गिरीश ने जल्दी से जवाब दिया। फिर उसने एक स्थानिक जादुई वस्तु निकाली और एल्डर पवन को सौंप दी। एल्डर पवन ने गिरीश से वह जादुई वस्तु ली और अपनी दिव्य चेतना से उसे स्कैन किया। अंदर नागदंत चावल का पहाड़ देखकर एल्डर पवन फिर से उत्साह से कांप उठे और अपनी लंबी दाढ़ी के कई और बाल खींच लिए। पास खड़े एल्डर लक्ष्मण मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर एल्डर पवन इसी तरह खींचते रहे तो उनकी दाढ़ी शायद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर उनके जैसा महाविपत्ति लोक का शीर्ष विशेषज्ञ अपनी लंबी दाढ़ी के बाल तोड़कर उससे कोई जादुई हथियार बनाए तो वह शायद एक बेहद कीमती प्राकृतिक खजाना होगा। बेशक एल्डर लक्ष्मण ने केवल इसके बारे में सोचा, उनकी इसे जोर से कहने की हिम्मत कभी नहीं होगी, वरना एल्डर पवन शायद उन पर ही भड़क जाते और उन पर जूतों की बौछार कर देते। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। गिरीश, तुम वास्तव में हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के महानायक हो। स्थानिक अंगूठी में 100 अरब जिन नागदंत चावल को स्पष्ट रूप से देखने के बाद एल्डर पवन तुरंत जोर से हंस पड़े। 10 लाख साल बीत चुके हैं और हमारा शून्य समाधि महाद्वीप आखिरकार जीत की सुबह देखने वाला है। एल्डर पवन, क्या वास्तव में इसमें 100 अरब जिन नागदंत चावल हैं? एल्डर लक्ष्मण ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल सही, वास्तव में 100 अरब जिन नागदंत चावल हैं। एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण, इस बार आप लोग अपने सच्चे सार को पूरी तरह से बहाल कर सकते हैं। और आप एल्डर पवन,
यह सुनकर एल्डर लक्ष्मण ने जल्दी से पूछा, मैं मुझे अपनी चरम सीमा पर लौटने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह बहुत विशाल है, मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा। एल्डर पवन ने हाथ हिलाते हुए कहा, जब तक गिरीश और वह भाई विराट ऐसे ही कुछ और बड़े सौदे करते हैं तब तक मैं भी अपनी पूरी ताकत वापस पाने से दूर नहीं रहूंगा। एल्डर पवन, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में धीरे धीरे ठीक हो सकता हूँ। चलिए इस नागदंत चावल को उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर एल्डर शेखर ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब हमारे पास 10 अरब जिन नागदंत चावल हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंजूस होने की जरूरत नहीं है। इस बार हम तीनों में से प्रत्येक 10 करोड़ जिन रख सकता है। बाकी 9 अरब 70 करोड़ जिन शून्य समाधि महाद्वीप के अधिकांश योद्धाओं को उनकी चरम अवस्था में वापस लाने के लिए पर्याप्त है। एल्डर पवन ने हाथ हिलाते हुए फैसला सुनाया। एल्डर पवन की बात सुनकर एल्डर शेखर चुप रहे। चूंकि वे तीनों 10-10 करोड़ जिन नागदंत चावल ले रहे थे तो वह कम कैसे ले सकते थे, वरना क्या यह एल्डर पवन और एल्डर लक्ष्मण को भी कम लेने पर मजबूर करने जैसा नहीं होगा। इसके अलावा अब जब उनके पास पूरे 10 अरब जिन नागदंत चावल थे तो शून्य समाधि महाद्वीप में सर्वोच्च शक्ति और स्थिति वाले उन तीनों के लिए 10-10 करोड़ जिन लेना बहुत ज्यादा नहीं था। गिरीश, तुम भी हम तीनों की तरह 10 करोड़ जिन ले लो। एल्डर पवन ने गिरीश की ओर देखते हुए कहा, इसकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर पवन, 10 करोड़ जिन नागदंत चावल बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 10 लाख जिन ही लूंगा। गिरीश हैरान रह गया और उसने बार बार हाथ हिलाते हुए मना किया। गिरीश, बस ले लो, मना मत करो। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में एक महान योगदानकर्ता के रूप में शून्य समाधि महाद्वीप के लिए तुम्हारा महत्व हमसे कम नहीं है, इसलिए तुम्हें हमारे समान ही सम्मान मिलना चाहिए। इस समय एल्डर लक्ष्मण भी बोल पड़ डे। बिल्कुल सही, हमारा शून्य समाधि महाद्वीप अपने गुणकारी अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। जब तक वे हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की मानव जाति के लिए योगदान करते हैं हम उन्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। एल्डर पवन ने गिरीश से कहा, स्पष्ट पुरस्कार और दंड हमारे शून्य समाधि महाद्वीप का लौह नियम है। यदि तुम यह 10 करोड़ जिन नागदंत चावल नहीं लेते हो तो क्या हम पर स्पष्ट पुरस्कार और दंड का आरोप नहीं लगेगा? ओह ठीक है, तो एल्डर पवन, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। यह देखकर कि एल्डर पवन ने बात को इस तरह रखा है, गिरीश के पास सहमत होने और एल्डर पवन द्वारा दिए गए 10 करोड़ जिन नागदंत चावल को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह हुई ना बात? एल्डर पवन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वैसे गिरीश, उस भाई विराट ने हमें एक साथ इतना सारा नागदंत चावल क्यों बेचा? इस पल एल्डर लक्ष्मण ने अचानक कुछ संदेह के साथ पूछा। यह मामला वास्तव में बहुत अजीब था। 100 अरब जिन नागदंत चावल का मूल्य उनके शून्य समाधि महाद्वीप में भी कोई छोटी संपत्ति नहीं थी। वह भाई विराट अचानक गिरीश के साथ इतना बड़ा सौदा क्यों करेगा? हालांकि शून्य समाधि महाद्वीप के दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता था कि भाई विराट शून्य समाधि महाद्वीप को जितना संभव हो उतना नागदंत चावल बेचे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि गिरीश के साथ भाई विराट के अचानक बड़े पैमाने पर लेन देन में कुछ तो असामान्य था। 1 अरब जिन नागदंत चावल का पिछला लेन देन कुछ हद तक समझ में आता था, लेकिन 100 अरब जिन थोड़ा चौंकाने वाला था। जिस कीमत पर भाई विराट शून्य समाधि महाद्वीप को नागदंत चावल बेच रहे थे उस हिसाब से 100 अरब जिन नागदंत चावल की कीमत पूरे 1 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। इतनी बड़ी संपत्ति दिव्य विकास लोक के एक विशेषज्ञ के लिए भी काफी बड़ी रकम थी। ओह, बात ऐसी है। भाई विराट ने कहा कि उनके संप्रदाय को हाल ही में एक काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है और उन्हें बड़ी संख्या में जन्मजात जादुई खजाने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए उनके एल्डर्स के बीच सर्वसम्मति से चर्चा के बाद उन्होंने इस संकट को दूर करने के लिए हमारे साथ जन्मजात जादुई खजाने का व्यापार करने के लिए अपने संप्रदाय के नागदंत चावल के भंडार का उपयोग करने का फैसला किया। गिरीश ने समझाया। तो यह बात है। गिरीश की यह बात सुनकर एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण को आखिरकार समझ में आया। गिरीश, अगली बार जब तुम उस भाई विराट से मिलो तो तुम उससे कह सकते हो कि यदि उसके संप्रदाय को कोई कठिनाई है और हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो हम भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। एल्डर पवन ने कहा। जी एल्डर पवन, अगली बार मैं भाई विराट को आपका संदेश पहुंचा दूंगा। यह सुनकर गिरीश ने बहुत खुशी से कहा। एल्डर पवन के इन शब्दों के साथ उसके और भाई विराट के बीच चीजों को आगे बढ़ाने की और भी अधिक गुंजाइश थी। भाई विराट ने उनके शून्य समाधि महाद्वीप की इतनी बड़ी मदद की थी, उन्हें पूरे शून्य समाधि महाद्वीप का महापरोपकारी कहा जा सकता था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भाई विराट का कर्ज चुकाने का अवसर चाहता था। हम जाओ, तुम जल्दी से सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर वापस जाओ और वहां इंतजार करो ताकि जब भाई विराट को तुम्हें खोजने की जरूरत हो तो तुम न मिलो, ऐसा न हो। एल्डर पवन ने हाथ हिलाते हुए कहा। विराट के मन में संदेह या डर पैदा करने से बचने के लिए उन्होंने गिरीश के अलावा शून्य समाधि महाद्वीप के किसी दूसरे योद्धा को सम्राट स्तर की 13वीं मोहर के पास जाने की कभी अनुमति नहीं दी थी। इसलिए विराट और गिरीश के बीच का लेन देन हमेशा गिरीश और विराट के बीच सीधा संपर्क रहा है और शून्य समाधि महाद्वीप के किसी भी अन्य योद्धा को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि गंगा को भी सम्राट स्तर की 13वीं मोहर के पास जाने से मना किया गया था। शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे इस मामले में रत्ती भर भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वरना एक बार विराट से नागदंत चावल की आपूर्ति बंद हो गई तो शून्य समाधि महाद्वीप फिर से विनाश की खाई में गिर जाएगा। वे चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देंगे। जी एल्डर पवन, तो गिरीश अब प्रस्थान करता है। ये सुनकर गिरीश ने एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुड़कर चला गया। गिरीश के जाने के बाद एल्डर पवन ने गंगा को बुलाया और उसे बाकी बचे 9 अरब 60 करोड़ जिन नागदंत चावल लेकर शून्य समाधि महाद्वीप की विभिन्न मोहरों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को बांटने के लिए भेजा। गंगा, अगले कुछ वर्षों में तुम्हें 10 सम्राट स्तर की मोहरों और 100 एकलव्य स्तर की मोहरों को हल करना है। एल्डर पवन ने गंगा को एक नया मिशन दिया। इन 10 अरब जिन नागदंत चावल के साथ शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को नागदंत चावल की आपूर्ति प्रभावित किए बिना और अधिक एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को सील करने की समस्या को हल करना संभव था। जी एल्डर पवन, ये सुनकर गंगा ने उत्साह से उत्तर दिया। शून्य समाधि महाद्वीप पर जीवन बेहतर और बेहतर होता जा रहा था और वे उम्मीद की किरण देख सकते थे। एल्डर पवन से 9 अरब 60 करोड़ जिन नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद गंगा अमर स्तर की मोहर पर ज्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी से विभिन्न मोहरों पर नागदंत चावल बांटने के लिए निकल गई। गंगा के जाने के बाद एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण ने भी अपना नागदंत चावल निकाला और खाना शुरू कर दिया। 10 करोड़ जिन नागदंत चावल खाने के बाद एल्डर लक्ष्मण का लंबे समय से खत्म हो चुका सच्चा सार आखिरकार अपनी चरम अवस्था में लौट आया। कितना सुकून मिला, मैंने बहुत समय से इतना भरपेट नहीं खाया। पेट भरकर खाने के बाद एल्डर लक्ष्मण ने अपने पेट को थपथपाया और एक आरामदायक डकार ली। एल्डर शेखर, क्या आपका पेट भर गया? ये सुनकर एल्डर पवन ने तुरंत एल्डर शेखर की ओर मुड़कर पूछा। एल्डर पवन, सच कहूं तो मेरा पेट पूरी तरह नहीं भरा है, हम इसे ज्यादा से ज्यादा आधा पेट भरा हुआ माना जा सकता है। एल्डर शेखर ने उत्तर दिया। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो तुम यार, बहुत ज्यादा ही औपचारिक हो। ये सुनकर एल्डर पवन ने कुछ हद तक निशब्द होकर कहा। एल्डर पवन सही कह रहे हैं, शेखर भविष्य में ध्यान रखेगा। ये सुनकर एल्डर शेखर ने फिर से गंभीरता से कहा। ये देखकर एल्डर पवन को मन ही मन कुछ बेबसी महसूस हुई। छोड़ो, इस आदमी से बात करना बेकार है, यह आदमी वास्तव में बहुत ही पुराना और रूढ़िवादी है, इससे बात करना वास्तव में बहुत उबाऊ है। एल्डर शेखर की ताकत को देखते हुए अगर वो पेट भरना चाहते हैं तो मेरा अनुमान है कि उन्हें कम से कम 1 करोड़ जिन और नागदंत चावल खाने होंगे। आखिरकार वो मेरे जैसे आधे अधूरे महाविपत्ति लोक के साधक नहीं है बल्कि एक असली विशेषज्ञ हैं। इस समय एल्डर लक्ष्मण ने अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए कहा। पूरी तरह से पेट भरने के बाद एल्डर लक्ष्मण बहुत अधिक रिलैक्स महसूस कर रहे थे। आखिरकार अपनी ताकत पूरी तरह से चरम पर बहाल होने के साथ अब वे किसी भी अप्रत्याशित घटना को संभालने में सक्षम थे, पहले की तरह नहीं जब वे अधमरे और शक्तिहीन थे, किसी भी आपात स्थिति से निपटने में असमर्थ। तो एल्डर शेखर, यदि आप अपनी ताकत को पूरी तरह से चरम पर बहाल करना चाहते हैं तो आपको गिरीश द्वारा फिर से नागदंत चावल लाने का इंतजार करना होगा। एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद,
हालांकि यह इस शर्त पर है कि गिरीश अगली बार फिर से 10 अरब जिन नाग दंत चावल खरीद सके, वरना मुझे अपनी चरम स्थिति में ठीक होने में शायद कई साल और लग जाएंगे। एल्डर शेखर ने सहमति में सिर हिलाया। खैर, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि गिरीश का उस भाई विराट के साथ लेन देन सुचारू रूप से चलता रहे, तब हमारा शून्य समाधि महाद्वीप सच्ची जीत के करीब होगा। एल्डर पवन ने दक्षिणी आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी। एल्डर शेखर की ताकत के साथ 1 करोड़ जिन और नाग दंत चावल पेट में जाने से वे चरम अवस्था में बहाल हो सकते थे, लेकिन एल्डर पवन जैसे असली महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के लिए भले ही 10 अरब जिन और नाग दंत चावल पेट में चले जाएं, फिर भी यह जरूरी नहीं कि उनका पेट भर जाए। लेकिन अगर गिरीश हर साल 100 अरब जिन नाग दंत चावल खरीद सकता, तो एल्डर पवन को अपनी ताकत को चरम अवस्था में बहाल करने में ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल और लगेंगे, जो काफी होगा। कुछ महीनों बाद गंगा फिर से देवस्तर की 7वीं मोहर पर आई। गंगा बहन, इस बार क्या हमें पिछली बार की तरह फिर से 10,000 जिन नाग दंत चावल मिल सकते हैं? शिव ने गंगा को देखते हुए उम्मीद भरे चेहरे से पूछा। नहीं। यह सुनकर गंगा ने सिर हिलाया और कहा। गंगा की यह बात सुनकर जो लोग उम्मीद भरे चेहरों से गंगा को देख रहे थे, उन पर मानो ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। उनका सारा उत्साह पल भर में काफी हद तक ठंडा पड़ गया। तो क्या 1,000 जिन? पास खड़ी सुधा ने अभी भी कुछ उम्मीद न छोड़ते हुए पूछा। भले ही 10,000 जिन न मिले, पर 1,000 जिन तो होने ही चाहिए। भले ही आपको साल में 1,000 जिन मिले, तो 10 साल में आप 10,000 जिन बचा सकते हैं। 100 साल में आप 1 लाख जिन बचा सकते हैं। 1 लाख जिन नाग दंत चावल उसके लिए अपनी चरम स्थिति में पूरी तरह से ठीक होने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने 10 लाख साल की कठिनाई सही है, केवल 100 साल तो बस पलक झपकने जैसा है। फिर भी नहीं। गंगा ने फिर से सिर हिलाया। गंगा की बातें सुनकर सभी तुरंत निराश हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि गंगा नाग दंत चावल बांटने नहीं, बल्कि उनके लिए कोई बुरी खबर लाने आई हो? यह सोचकर सबका मन भारी और तनावपूर्ण हो गया। हालांकि न तो 1,000 जिन होंगे और न ही 10,000 जिन, लेकिन इस बार हर कोई 1 लाख जिन नाग दंत चावल प्राप्त कर सकेगा। गंगा ने सबको काफी चढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। गंगा की बातें सुनकर सभी एक ही समय में हैरान, खुश और नाराज थे। वे अभी गंगा के रवैये से लगभग डर ही गए थे, यह सोचकर कि गंगा उनके लिए कोई बुरी खबर लेकर आई है। गंगा, तुम बहुत बुरी हो। सुधा ने नाराज होकर गंगा को मजाक में मुक्का मारा। सुधा, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें अभी भी नाग दंत चावल चाहिए? गंगा ने नकली गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए पलटवार किया। प्यारी बहन, मुझे पता है कि मैं गलत थी, तो क्या तुम मुझे और नाग दंत चावल दोगी? सुधा ने जल्दी से गंगा का हाथ पकड़ लिया और विनती करने लगी। सपने देखो, एक व्यक्ति को 1 लाख जिन नाग दंत चावल मिलना हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए पहले से ही अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली बात है। और तुम्हें और भी चाहिए। तुम्हें स्वर्ग से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे शून्य समाधि महाद्वीप पर कृपा करें और हमें और अधिक नाग दंत चावल दें, तब तुम्हें और भी मिलेगा। गंगा ने चिढ़कर कहा। वैसे प्यारी बहन, हमें यह सारा नाग दंत चावल कहां से मिला? सुधा ने जिज्ञासा से पूछा। इस बारे में मत पूछो। यह मामला व्यावहारिक रूप से हमारे शून्य समाधि महाद्वीप का सर्वोच्च रहस्य है। इसके बारे में पूछना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम तीनों एल्डर्स को नाराज कर दोगी, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। गंगा ने सिर हिलाते हुए कहा। तीनों एल्डर्स ने पहले ही सख्त आदेश दे दिए थे। वह इस मामले का रत्ती भर भी खुलासा करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? गंगा की बात सुनकर सुधा तुरंत चुप हो गई। आखिरकार पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में तीनों एल्डर्स की ताकत और दर्जा सर्वोच्च था। किसी ने भी उनके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं अब और बातें नहीं करूंगी। चलो जल्दी से नाग दंत चावल बांटते हैं। मुझे दूसरों को नाग दंत चावल बांटने के लिए अगली मोहर पर जाना है। इसके अलावा एल्डर पवन ने मुझे एक नया काम दिया है। अगले कुछ वर्षों के भीतर 100 एकलव्य स्तर की मोहरों और 10 सम्राट स्तर की मोहरों को हल करना। मेरे पास यहाँ तुम सबके साथ गप्पे लड़ाने के लिए इतना खाली समय नहीं है। गंगा ने सबको देखते हुए कहा। इसके साथ ही गंगा ने नाग दंत चावल निकाले और प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख जिन बांट दिए। गंगा द्वारा बांटे गए नाग दंत चावल प्राप्त करने के बाद हर कोई अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। 1 लाख जिन नाग दंत चावल सुधा, यमुना और शिव जैसे मध्य चरण दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को उनकी चरम स्थिति में पूरी तरह से बहाल करने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक कि योगेश जैसा अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी अपने सच्चे सार का 10वां हिस्सा वापस पा सकता था। एल्डर सावित्री जैसी शीर्ष दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ 1 लाख जिन नाग दंत चावल की आपूर्ति के साथ अपने सच्चे सार का 1% भी वापस पा सकती थी। जब सभी को 1-1 लाख जिन नाग दंत चावल मिल गए, तो देव स्तर की 7वीं मोहर की रक्षा करने में उनकी ताकत तुरंत नाटकीय रूप से बढ़ गई। बहन गंगा, अब जब सभी को 1 लाख जिन नाग दंत चावल मिल गए हैं, तो उनकी ताकत काफी हद तक बहाल हो गई है। भविष्य में हमें शायद देव स्तर की 7वीं मोहर की रक्षा के लिए इतने लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों न मैं तुम्हारे साथ एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल करने चलूं? शिव ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे झुकते हुए कहा। मैं यह फैसला नहीं ले सकती। तुम्हें एल्डर सावित्री से पूछना चाहिए। यह सुनकर गंगा ने सिर हिलाया। सच कहूं तो अगर शिव, जो एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, टीम में शामिल हो जाता, तो उसके लिए उन एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल करना बहुत आसान हो जाता। इसलिए वह शिव के सुझाव से काफी ललचा गई थी। एल्डर सावित्री, आपकी ताकत भविष्य में निश्चित रूप से काफी बहाल हो जाएगी। 7वीं देव स्तर की मोहर को अब रक्षा करने के लिए इतने लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। कैसा रहेगा अगर मैं गंगा के साथ उन एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल करने जाऊं? ये तो सबका सही उपयोग करना होगा। शिव तुरंत एल्डर सावित्री के पास गया, चापलूसी से मुस्कुराते हुए। तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेचैन स्वभाव के साथ गंगा के साथ इधर-उधर भागना शायद केवल मुसीबत पैदा करेगा और गंगा के मिशन में देरी करेगा। सुधा, अब से तुम गंगा के साथ जाओगी और एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल करने में उसकी मदद करोगी। एल्डर सावित्री ने शांति से कहा। शिव एक असभ्य और अनपढ़ आदमी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह बेहद चालाक है। अगर वह उन एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल करने के लिए गंगा के साथ जाता, तो कौन जानता है कि वह किस तरह की मुसीबत खड़ी कर सकता था। मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश को हल करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर चीजें गलत हो गई, तो यह कोई हंसी का विषय नहीं होगा। सुरक्षित रहने के लिए एल्डर सावित्री ने इस चालाक और धोखेबाज शिव को गंगा के साथ जाने देने की हिम्मत नहीं की। एल्डर सावित्री, आप मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह रखती हैं। एल्डर सावित्री की बातें सुनकर शिव ने तुरंत विरोध किया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सहमत नहीं हो? यह सुनकर एल्डर सावित्री ने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें सिकोड़ी। उनमें एक खतरनाक चमक थी। यह देखकर शिव तुरंत चुप हो गया। अब और मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन पांचों के नेता के रूप में एल्डर सावित्री के पास हमेशा अंतिम निर्णय होता था और उनके पास सर्वोच्च अधिकार था। शिव उन्हें उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही उसकी ताकत अपनी चरम सीमा पर बहाल हो जाए, फिर भी वह एल्डर सावित्री का मुकाबला करने से बहुत दूर होगा। एल्डर सावित्री पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में भी एक शीर्ष विशेषज्ञ थी। उनकी ताकत के साथ उससे निपटना अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। शिव की उदास स्थिति के विपरीत एल्डर सावित्री की बातें सुनकर सुधा खुशी से झूम उठी। एल्डर सावित्री, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं बहुत आभारी हूं। सुधा ने खुशी से एल्डर सावित्री को गले लगा लिया, खुशी से कहते हुए। ठीक है, अभी ज्यादा खुश मत हो। जब तुम गंगा के साथ काम कर रही हो, तो बहुत लापरवाह मत होना। अगर कुछ भी गलत हुआ, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एल्डर सावित्री ने उसके सिर पर थपकी दी, कुछ हद तक नाराज होकर। सुधा उन पांचों में सबसे छोटी थी, इसलिए एल्डर सावित्री हमेशा उसकी अच्छी देखभाल करती थी और उसकी रक्षा करती थी। चिंता मत कीजिए एल्डर सावित्री, मैं जानती हूं, मैं गारंटी देती हूं कि कोई समस्या नहीं होगी। सुधा ने अपनी छाती ठोंकते हुए आत्मविश्वास से वादा किया। हाँ, यही सबसे अच्छा है। एल्डर सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर दोस्तों, मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। अलविदा, गंगा ने कहा। यह देखकर कि एल्डर सावित्री ने मामले को अंतिम रूप दे दिया है, फिर वह सुधा की ओर मुड़ी और बोली, बहन सुधा, चलो चलें। ठीक है बहन गंगा, सुधा ने उत्साह से कहा। तुरंत ही दोनों ने एक साथ 7वीं देव स्तर की मोहर छोड़ दी और दूसरों को नाग दंत चावल बांटने के लिए अगली मोहर पर चले गए। दक्षिणी महाद्वीप, बाहरी ब्रह्मांड में सूर्यवीर लोकाकाश महाविकास तलवार कला का अभ्यास कर रहे थे, जब अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे तुरंत रुके और मुड़कर उत्तरी आकाश की ओर देखने लगे।
उत्तरी आकाश में बिजली से घिरा एक बादलों वाला विमान अकल्पनीय गति से दक्षिणी महाद्वीप की ओर उड़ीच रहा था। इस विमान के अग्रभाग पर 5 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली योद्धा खड़े थे, जिनका नेता एक ठंडे चेहरे वाला बुजुर्ग था। सूर्यवीर ने तुरंत उस कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग को पहचान लिया। वह नक्श था, जो दाव संघ के 9 संरक्षकों में से एक था। अन्य 4 एल्डर जफर, एल्डर जयंत, एल्डर शंकर और एल्डर फनीश्वर थे। यह देखकर सूर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। जिसका डर था वह आखिरकार आ ही गया। आप सबको मेरे दक्षिणी महाद्वीप में क्या खींच लाया है? सूर्यवीर आगे बढ़े, विमान को रोकते हुए और जोर से बोले, सूर्यवीर, जल्दी से महारानी रेणुका को बाहर लाओ। उसे मेरे साथ दाव संघ मुख्यालय में मुकदमे के लिए चलने को कहो। नक्श ने सूर्यवीर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, संरक्षक नक्श, मुझे आश्चर्य है कि रेणुका ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उसकी गिरफ्तारी और दाव संघ मुख्यालय में मुकदमे को सही ठहराता है। सूर्यवीर थोड़ा मुस्कुराए। सूर्यवीर, तुम वह सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम पहले से जानते हो। क्या तुम नहीं जानते कि महारानी रेणुका ने क्या किया है? नक्श ने उपहास किया। यदि यह तथ्य न होता कि सूर्यवीर अब एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे और उनके पास एक प्राचीन दिव्य तलवार थी, तो उन्होंने सूर्यवीर के साथ शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई होती और सीधे दक्षिणी महाद्वीप में घुसकर महारानी रेणुका को पकड़ लिया होता। हालांकि सूर्यवीर ने एक बार ठाकुर विक्रम को हराया था और उनकी ताकत असाधारण थी। वह तुरंत सूर्यवीर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते थे। यदि सूर्यवीर समझौता करने को तैयार होते तो यह सबसे अच्छा होता, जिससे उनकी बहुत सारी मेहनत बच जाती। ओह, मुझे वास्तव में नहीं पता कि रेणुका ने क्या गलत किया है। संरक्षक नक्श, क्या आप कृपया समझा सकते हैं? सूर्यवीर ने दोस्ताना व्यवहार के साथ कहा। अराजक रसातल के पास दिव्य पवन महल ने वरुण प्रांत के आरोहण लोक विशेषज्ञों का नरसंहार किया, खुले तौर पर दाव संघ के आदेशों का उल्लंघन किया। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह है कि उसने वास्तव में दिव्य पवन महल को वरुण प्रांत के संप्रदायों और क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। यह सीधे तौर पर दाव संघ के नियमों और अधिकार के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई है। ऐसे बुरे कामों को जनता के गुस्से को शांत करने और अधिकार स्थापित करने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नक्श ने भावहीन होकर कहा, तो मैं सूर्यवीर पूछना चाहूंगा कि दिव्य पवन महल ने बिना किसी कारण के वरुण प्रांत के आरोहण लोक विशेषज्ञों का कत्लेआम क्यों किया? क्या संरक्षक नक्श कृपया मुझे बता सकते हैं? सूर्यवीर ने शांति से पूछा। हम सूर्यवीर, विषय बदलने की कोशिश मत करो, ये पूरी तरह से अलग मामले हैं। नक्श ने ठंडे स्वर में कहा, हे, ये अलग मामले कैसे हैं? संरक्षक नक्श, मैंने सुना है कि वरुण प्रांत के दूसरे एल्डर जगत ने खुले तौर पर दाव संघ के नियमों की अवहेलना की, मेरे बेटे पर हमला करने के लिए अराजक रसातल में घुस गया। इसके अलावा उसने अराजक रसातल के स्थान को ढहा दिया, जिससे दाव संघ की अनगिनत युवा प्रतिभाएं लगभग मारी गईं। अंत में केवल इसलिए कि रेणुका और एल्डर योगिता ने सेना में शामिल होकर काम किया, स्थानिक तूफान को रोका जा सका, जिससे दाव संघ की अनगिनत मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को बचाया जा सका। क्या मैं पूछ सकता हूं संरक्षक नक्श, इस मामले पर आपकी क्या राय है? सूर्यवीर ने नक्श को घूरते हुए शांति से कहा। सूर्यवीर, चलो चीजों को अलग रखें, दोनों को भ्रमित मत करो। मैं आज आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, क्या आप महारानी रेणुका को सौंपेंगे? नक्श अब सूर्यवीर के साथ बहस नहीं करना चाहते थे और दृढ़ता से बोले, हे, तुम आत्मसमर्पणवादी जो सही और गलत, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते। तुम असंतुष्टों को खत्म करने और अपने ही लोगों को दबाने में काफी माहिर हो, लेकिन दानव सेना का सामना करते समय तुमने ऐसा सख्त रवैया क्यों नहीं दिखाया? आंतरिक कलह में विशेषज्ञ, लेकिन बाहरी कलह में अक्षम, अंदर के लिए क्रूर और बाहर के लिए सहिष्णु। तुम आत्मसमर्पणवादी, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, तुम में से एक भी अच्छा नहीं है। यह सुनकर सूर्यवीर ने उपहास किया। सूर्यवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूर्यवीर के शब्द सुनकर नक्श गुस्से से कांप उठे। उन्होंने सूर्यवीर को घूरा और गुस्से से चिल्लाए। सूर्यवीर के शब्द चेहरे पर एक निर्दयी तमाचा थे। हालांकि वे शांति समर्थक गुट वास्तव में इसी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे दूसरों को अपने सामने अपनी शर्म का घूंघट फाड़ते हुए बर्दाश्त कर सकते थे। इससे पहले हालांकि युद्ध समर्थक गुट और शांति समर्थक गुट ने भीषण लड़ाई लड़ी थी और युद्ध समर्थक गुट के सदस्यों ने उनकी पीठ पीछे उन्हें कठोर श्राप भी दिए थे, लेकिन किसी ने भी उनके चेहरे पर ऐसी अपमानजनक बातें कहने की हिम्मत नहीं की थी। सूर्यवीर के शब्द व्यावहारिक रूप से उनके पूरे शांति समर्थक गुट के खिलाफ युद्ध की घोषणा थे। मैं गुस्ताखी कर रहा हूं क्या नक्श? क्या मैंने तुम्हारे आत्मसमर्पण गुट की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? सूर्यवीर ने उपहास किया। मैं पूछना चाहूंगा, मेरा कौन सा शब्द गलत था? यदि मैंने कुछ गलत कहा है, यदि मैंने तुम्हारे आत्मसमर्पण गुट के साथ गलत किया है, तो मैं संरक्षक नक्श से तुरंत माफी मांगूंगा। सूर्यवीर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। नक्श ने बर्फीली आंखों से सूर्यवीर को घूरा। उसकी आवाज बेहद सर्द थी। क्या तुम लड़ना चाहते हो? बहुत बढ़िया, मैं लंबे समय से तुम्हारे आत्मसमर्पण गुट की चालें देखना चाहता था। आ जाओ। सूर्यवीर ने अपनी लंबी तलवार लहराते हुए असीम अहंकार के साथ कहा। वह लंबे समय से आत्मसमर्पण गुट को नापसंद करते थे, लेकिन अतीत में उनकी ताकत अपर्याप्त थी और हालांकि वे नाराज थे, लेकिन वे असहाय थे। लेकिन अब उनके पास पर्याप्त ताकत थी और यह उनके दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने का सही मौका था। सूर्यवीर, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि दिव्य विकास लोक को तोड़ने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो? तुम बहुत नादान हो। नक्श ने सूर्यवीर को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, आज तुम जो कह रहे हो उस पर पछताओगे। जैसे ही वह बोला, नक्श ने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में एक चमकती हुई क्षैतिज तलवार दिखाई दी। यह क्षैतिज तलवार एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रही थी। स्पष्ट रूप से यह एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार था। हे सूर्यवीर, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? यह आदमी बहुत मजबूत लग रहा है, तुम शायद उसे हरा ना पाओ। दोनों को भिड़ने के लिए तैयार देखकर हरित ने तुरंत सूर्यवीर से टेलीपैथी के माध्यम से पूछा, कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले उसकी ताकत परखने दो। इसके अलावा मैं लोकाकाश महाविकास तलवार कला में अपने हालिया कठिन प्रशिक्षण के प्रभावों को भी देखना चाहता हूं। अगर मैं उसे बाद में नहीं हरा पाया तो साथी नाक मदद कर सकते हैं। सूर्यवीर ने टेलीपैथी के माध्यम से उत्तर दिया, हम जैसा तुम कहो। यह सुनकर हरित ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि नक्श मजबूत था, लेकिन सूर्यवीर भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे। भले ही सूर्यवीर अंततः नक्श को हरा न सकें, लेकिन वे कुछ ही चालों में मारे नहीं जाएंगे। क्योंकि सूर्यवीर को फिलहाल उसकी मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बस किनारे से देखेगा। वोश, जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, प्रकाश का एक बेहद तेज ब्लेड सूर्यवीर की ओर बढ़ा। सूर्यवीर के शब्दों के बाद नक्श ने पहले ही उनके प्रति तीव्र हत्या की मंशा विकसित कर ली थी। अब महारानी रेणुका को पकड़ना गौण था। सबसे महत्वपूर्ण बात सूर्यवीर को मारना था। उनके शांति समर्थक गुट के प्रति सूर्यवीर की शत्रुता इतनी अधिक थी कि यदि सूर्यवीर जीवित रहे तो वे जल्द या बाद में उनके शांति समर्थक गुट के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि सूर्यवीर की साधना की गति बहुत तेज थी और वे बहुत युवा थे। ऐसे युवा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की भविष्य की विकास क्षमता बस भयानक थी। समय दिया जाए तो वह एक और दिवाकर बन सकते थे। इसके अलावा उनके शांति समर्थक गुट के प्रति सूर्यवीर का रवैया दिवाकर से भी अधिक कट्टर और अधिक आक्रोशपूर्ण था। एक बार जब सूर्यवीर दिवाकर के स्तर तक बढ़ जाएंगे तो यह शांति समर्थक गुट के लिए एक विनाशकारी आपदा होगी। उन्हें बाद के बजाय अभी खत्म करना सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में दिव्य विकास लोक को तोड़ा है। इसलिए नक्श ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह सूर्यवीर को हराने का लक्ष्य नहीं रख रहा था, बल्कि उसे मारने का लक्ष्य रख रहा था। नक्श के हमले का सामना करते हुए सूर्यवीर न तो डगमगाए और न ही पीछे हटे। उन्होंने अपनी लंबी तलवार घुमाई। लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की 5वीं चाल को उजागर किया और पलटवार किया। जिस लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को उन्होंने चलाया, वह निम्न श्रेणी का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार नहीं था, जिसे उन्होंने ठाकुर विक्रम के साथ अपनी लड़ाई में इस्तेमाल किया था, बल्कि विराट द्वारा उन्हें दिया गया एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार था। इसके अलावा यह मध्यम श्रेणी का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार एक उच्च श्रेणी के जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार के बहुत करीब था, जो किसी भी तरह से नक्श के हाथ में मौजूद क्षैतिज कृपाण जादुई हथियार से कम नहीं था। बूम! कृपाण की रोशनी और तलवार की ऊर्जा आपस में टकराई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। आकाश से परे ब्रह्मांडीय शून्य में एक भयानक भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों अकल्पनीय गति से भिड़ गए, एक पल में सैकड़ों वार का आदान प्रदान किया। चलो सेना में शामिल हो और जल्द से जल्द सूर्यवीर को नीचे उतारें। ऐसा न हो कि चीजें बढ़ जाएं और अप्रत्याशित जटिलताएं पैदा हो जाएं।
एल्डर फणीश्वर ने भीषण लड़ाई पर एक नजर डाली और एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर शंकर की ओर मुड़कर कहा, ठीक है जरूर। एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर शंकर ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वे एक साथ सूर्यवीर पर हमला करने वाले थे, वूश के साथ नीचे से कई आकृतियां ऊपर उड़ी। इन आकृतियों को देखकर एल्डर फणीश्वर, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर शंकर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ये चारों कोई और नहीं बल्कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना थीं। चारों से निकलने वाली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को देखकर एल्डर फणीश्वर और अन्य अविश्वास के भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। यह कैसे हो सकता है? दिव्य पवन महल को इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ कहां से मिले? क्या दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ गोभी की तरह आम है? दिव्य पवन महल ने बस यूं ही एक और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तैयार कर लिया। वे जानते थे कि महारानी रेणुका और एल्डर योगिता दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थीं। वे यह भी जानते थे कि विराट के साथ वर्मा परिवार में एल्डर विदुषी के हालिया हंगामे के बाद दिव्य पवन महल को एक और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मिल गया था। लेकिन एल्डर नयना का दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करना उनके लिए विश्वास करना कठिन था। शुरुआत में एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर शंकर काफी आश्वस्त थे जब वे उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दाव संघ मुख्यालय से नक्श के साथ दक्षिणी महाद्वीप आए थे। आखिरकार उन चारों के साथ युमेश शाही शहर में इंतजार कर रहे एल्डर फणीश्वर को मिलाकर कुल 5 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। दिव्य पवन महल की तरफ सूर्यवीर के साथ साथ महारानी रेणुका और एल्डर योगिता केवल 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। 5 के मुकाबले 3 सूर्यवीर का पक्ष हारने के लिए अभिशप्त था। बाद में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वर्मा परिवार के निवास पर दिव्य पवन महल द्वारा किए गए हंगामे के बारे में सुना। यह जानकर कि दिव्य पवन महल को एक और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मिल गया है, उनका आत्मविश्वास कम होने लगा। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नए पदोन्नत थे, उनके विपरीत जो अनगिनत वर्षों से दिव्य विकास लोक में डूबे हुए थे। उनका मानना था कि 5-4 का लाभ अभी भी जीत का एक मजबूत मौका था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचने के बाद दिव्य पवन महल को एक और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मिल जाएगा। अब संख्या के मामले में उनके पास कोई लाभ नहीं था। नक्श, तुम वास्तव में हमारे दक्षिणी महाद्वीप के क्षेत्र में मुसीबत पैदा करने की हिम्मत करते हो। दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने भीषण लड़ाई पर एक नजर डाली। उनका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उन्होंने बर्फीली आवाज में कहा। इसके साथ वह आगे बढ़ी, नक्श पर हमला करने के लिए सूर्यवीर के साथ शामिल होने वाली थी। रेणुका, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करो और हमारे साथ दाव संघ मुख्यालय वापस चलो मुकदमे का सामना करने के लिए। शायद इससे तुम कुछ पीड़ा से बच जाओगी, वरना निर्दयी होने के लिए हमें दोष मत देना। इस समय एल्डर जयंत महारानी रेणुका के सामने चमके और उदासीनता से बोले। हालांकि दिव्य पवन महल के पास अप्रत्याशित रूप से एक अतिरिक्त दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, लेकिन एल्डर जयंत पीछे नहीं हटे। 5 के मुकाबले 5, जबकि वे संख्या में बराबर थे, वे उम्मीद के बिना नहीं थे। आखिरकार हालांकि हर कोई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, लेकिन नए पदोन्नत विशेषज्ञ अभी भी उन लोगों की तुलना में काफी कमजोर थे जो अनगिनत वर्षों से दिव्य विकास लोक में डूबे हुए थे। यदि वह एल्डर जफर, एल्डर शंकर और एल्डर फणीश्वर, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना को रोक सकें तो एक बार नक्श द्वारा सूर्यवीर को हराने के बाद वे पूर्ण जीत हासिल कर सकते थे। हम्फ, बूढ़े कुत्ते, तुम भी किसी से कम नहीं हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने एल्डर जयंत की ओर देखा, ठंडे स्वर में उपहास किया और अपनी तलवार से उन पर वार किया। एल्डर जयंत ने शुरू में महारानी रेणुका को कम आंका था, लेकिन महारानी के हमले को देखते ही उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार, तुम्हारे पास वास्तव में एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार है। एल्डर जयंत ने महारानी रेणुका के हाथों में लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को घूरते हुए सदमे में कहा। उन्होंने शक्ति जमा करने के लिए अनगिनत साल बिताए थे और अंततः एक निम्न श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार प्राप्त करने के लिए अनगिनत कीमतें चुकाई थी। लेकिन यह छोटी चुड़ैल रेणुका, जिसने केवल हाल ही में दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त की थी, पहले से ही एक मध्यम श्रेणी की जन्मजात लंबी तलवार वाली जादुई हथियार की मालकिन थी। दिव्य पवन महल ने न केवल इतने कम समय में इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तैयार किए, बल्कि उनमें से प्रत्येक इतनी आसानी से जन्मजात जादुई हथियार भी प्राप्त कर सकता था। दिव्य पवन महल को किस तरह का विशाल अवसर मिला था, यह वास्तव में अकल्पनीय था। जबकि एल्डर जयंत भयभीत थे, उनके भीतर एक ज्वलंत इच्छा भी उमड़ पड़ी। यदि वह दिव्य पवन महल को नष्ट कर सके और उसका महान अवसर प्राप्त कर सके तो उन्हें एक अकल्पनीय भाग्य प्राप्त होगा। यह सोचकर एल्डर जयंत की आंखों में एक लालची और उग्र नजर दिखाई दी जब उन्होंने महारानी रेणुका की ओर देखा। एल्डर जयंत महारानी रेणुका की तलवार के वार से बच गए, फिर एक निम्न श्रेणी का जन्मजात फरसा निकाला और महारानी के साथ युद्ध में उलझ गए। ताकत के मामले में एल्डर जयंत वास्तव में महारानी से कहीं बेहतर थे। हालांकि महारानी के पास एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार था, जो एल्डर जयंत के हथियार से एक श्रेणी ऊंचा था। इस लाभ के साथ महारानी और एल्डर जयंत के बीच की लड़ाई बराबरी की हो गई। दूसरी तरफ एल्डर योगिता और एल्डर जफर और एल्डर विदुषी और एल्डर शंकर भी भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। एल्डर योगिता और एल्डर विदुषी दोनों निम्न श्रेणी के जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार चला रही थीं, जिससे उन्हें हथियार श्रेणी के मामले में थोड़ा लाभ मिला। इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से एल्डर जफर और एल्डर शंकर जैसे विशेषज्ञों के खिलाफ नुकसान उठाना पड़ा। सौभाग्य से हालांकि दोनों ने हाल ही में दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने जिन साधना संसाधनों का उपयोग किया था वे अविश्वसनीय रूप से अद्भुत थे, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक पत्थरों से परिष्कृत सच्चे सार की तुलना में उनका सच्चा सार अधिक परिष्कृत था। इसलिए जबकि उनकी ताकत एल्डर जफर और एल्डर शंकर जितनी अधिक नहीं थी, वे तुरंत पराजित नहीं होंगी। जबकि एल्डर नयना दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने वाली अंतिम और उनमें सबसे कमजोर थी, एल्डर फणीश्वर भी नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर शंकर के बीच सबसे कमजोर थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्डर फणीश्वर के पास जन्मजात जादुई हथियार की कमी थी, जिससे एल्डर नयना के खिलाफ उनकी लड़ाई में उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसका मतलब यह था कि हालांकि वह एल्डर नयना से काफी मजबूत थे, लेकिन अंततः एल्डर नयना ही भारी पड़ी। आकाश में इस लड़ाई ने पृथ्वी को कांपने और चकनाचूर करने का कारण बना दिया। लड़ाई के भयानक झटकों के तहत अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र ढह गए। यदि इतनी विनाशकारी लड़ाई जमीन पर हुई होती तो आसपास के वातावरण के लिए विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय होती। हालांकि यह महान लड़ाई जमीन से अविश्वसनीय रूप से दूर थी और तूफानों की एक मोटी पट्टी से अलग थी, लेकिन लड़ाई की भयानक अवशिष्ट शक्ति अभी भी जमीन पर शक्तिशाली आंकड़ों द्वारा महसूस की गई थी। विराट ने आकाश की ओर देखा, एक पल के लिए विचार किया और अंततः अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को विशाल मैदान के तल पर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से लौटने का आदेश दिया और फिर विशाल कछुए को एक साथ आकाश में उड़ने के लिए बुलाया। बाहरी आकाश में लड़ाई बहुत भयानक थी। विराट ने अपने असली शरीर को भाग लेने देने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा एक भी गलत कदम और वह अवशिष्ट शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार इतना मजबूत था कि भले ही वह लड़ाई में भाग न ले सके, फिर भी वह दूर से देखकर मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकता था। इसके अलावा विशाल कछुए के रूप में अपने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ढाल के साथ यह सुरक्षित होना चाहिए। विशाल कछुआ और विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार तूफानों से बाहर निकल गए और युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए। जब विशाल कछुए ने ब्रह्मांड में चल रही भयानक लड़ाई को देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। धत्त तेरी की, हमारे बॉस मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? इसकी सुरक्षा वास्तव में दुर्जय थी, लेकिन वे इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा एक साथ हमला किए जाने का सामना नहीं कर सकते थे। यह वास्तव में मर जाएगा। हालांकि जिस बात ने अंततः इसे कुछ हद तक आश्वस्त किया वह यह थी कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार युद्ध के मैदान से एक खरब मील दूर रुक गया, पास जाने से इनकार कर दिया। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से तेज थे। एक पल में वे अरबों मील की दूरी तय कर सकते थे। यदि वे बहुत करीब जाते तो दुश्मन हमला कर देता और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं होता। एक खरब मील दूर से लड़ाई देखना सबसे उपयुक्त दूरी थी। भले ही दुश्मन हमला करे, उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय होगा और वे सूर्यवीर और अन्य लोगों में बाधा नहीं बनेंगे। विराट ने युद्ध के मैदान पर एक नजर डाली और देखा कि अपने पिता सूर्यवीर के अलावा जो नुकसान में थे, महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना की लड़ाई अपेक्षाकृत अच्छी चल रही थी। हालांकि एल्डर योगिता और एल्डर विदुषी रक्षात्मक थे, लेकिन उनके जल्द हारने की संभावना नहीं थी।
महारानी रेणुका और एल्डर नयना तो सूक्ष्म रूप से बढ़त भी हासिल कर रही थी। हालांकि उनके पिता सूर्यवीर को नक्श द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा था। साथी नाग, आओ और मेरी मदद करो, सूर्यवीर चिल्लाया जब उसने अपनी तलवार से नक्श को जबरदस्ती पीछे धकेला। नक्श की ताकत बहुत ज्यादा थी। लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की 5वीं चाल के साथ भी वह अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह अपनी ताकत के साथ नक्श जैसे पावर हाउस का मुकाबला करना चाहता है तो उसे कम से कम लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की 6ठी चाल को तोड़ना होगा। जैसे ही सूर्यवीर ने बोलना समाप्त किया, एक तलवार की रोशनी तुरंत उसके पास चमकी। रोशनी कम होने के बाद एक जंग लगी टूटी हुई तलवार दिखाई दी। सूर्यवीर ने जंग लगी टूटी हुई तलवार की मूठ को पकड़ लिया और दहाड़ा, नक्श मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ उसने जंग लगी तलवार चलाई और लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की 5वीं चाल को उजागर किया, नक्श पर वार किया। इस प्रहार की शक्ति सूर्यवीर के पिछले किसी भी हमले से 10 गुना अधिक थी। ये देखकर नक्श के चेहरे के भाव काफी बदल गए। बिना किसी हिचकिचाहट के नक्श ने तुरंत अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी ताकत तुरंत बढ़ गई। बूम! तलवारों की टक्कर ने एक अविश्वसनीय रूप से भयानक अवशिष्ट ऊर्जा को उजागर किया, जिससे अरबों मील के दायरे में अंतरिक्ष तुरंत ढह गया। इस एक तलवार के वार से नक्श लाखों मील दूर जा गिरा। इस तलवार की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए नक्श का चेहरा पीला पड़ गया। इतना मजबूत, वास्तव में बहुत मजबूत। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूर्यवीर की ताकत कुछ ही वर्षों में इतनी बढ़ जाएगी। कुछ साल पहले ठाकुर विक्रम के साथ सूर्यवीर की लड़ाई के दौरान सूर्यवीर की ताकत आज की तुलना में बहुत दूर थी। तब उस जंग लगी प्राचीन दिव्य तलवार को चलाते हुए भी सूर्यवीर केवल मुश्किल से ठाकुर विक्रम को हरा पाया था। यही कारण था कि नक्श को महारानी रेणुका को पकड़ने के लिए दक्षिणी महाद्वीप में आने का दुस्साहस और आत्मविश्वास था। हालांकि कई वर्षों बाद जब सूर्यवीर ने इस जंग लगी प्राचीन दिव्य तलवार का फिर से उपयोग किया तो उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई वह वर्षों पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। नक्श, आज मैं तुम्हें अपने हाथ में मौजूद दिव्य तलवार की शक्ति दिखाऊंगा। सूर्यवीर दहाड़ा, उसकी आकृति चमकी और वह नक्श की ओर लपका। अपनी तलवार से उस पर एक बार फिर वार किया। सूर्यवीर के शब्द सुनकर नीला वस्त्र पहने बालक बहुत संतुष्ट हुआ। सूर्यवीर वास्तव में बहुत चतुर था। इस स्थिति में भी वह यह नहीं भूला था कि वास्तव में नक्श को हराने में उसकी मदद करने वाली उसकी शानदार प्राचीन दिव्य तलवार थी, न कि उसकी अपनी ताकत। क्योंकि सूर्यवीर ने अभी कहा था कि वह चाहता था कि नक्श उसकी दिव्य तलवार की शक्ति का गवाह बने, न कि सूर्यवीर की शक्ति का गवाह। सूर्यवीर के तलवार के वार को फिर से देखकर नक्श के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और उसने जल्दी से बचाव के लिए अपना ब्लेड घुमाया। इसके बाद एक और भी अधिक आश्चर्यजनक लड़ाई फिर से छिड़ गई और इस बार स्थिति पूरी तरह से उलट गई। पहले सूर्यवीर नक्श द्वारा दबाया जा रहा था, लेकिन सूर्यवीर द्वारा नाग पाताल तलवार का उपयोग करने के बाद बाजी पलट गई और अब नक्श वह था जिस पर हावी हुआ जा रहा था। 1 घंटे बाद नक्श खून से लथपथ होकर दयनीय स्थिति में भाग गया। नाग पाताल तलवार का उपयोग करने के बाद सूर्यवीर की लड़ने की शक्ति बहुत अधिक थी। अगर लड़ाई जारी रहती तो वह अपनी जान गंवा सकता था। अब जाने का समय था। सूर्यवीर, तुम बस इंतजार करो, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। हालांकि भागते समय नक्श कठोर धमकी देना नहीं भूला। नक्श को भागते देख एल्डर जफर, एल्डर जयंत, एल्डर शंकर और एल्डर फनीश्वर ने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से महारानी रेणुका और अन्य लोगों को पीछे धकेल दिया और वे भी अव्यवस्था में भाग गए। यह देखकर महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और अन्य लोग उनका पीछा करना चाहते थे और अपना गुस्सा निकालने के लिए इन बूढ़े कुत्तों का शिकार करना जारी रखना चाहते थे। रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता, एल्डर नयना, उनका पीछा करना बंद करो, उन्हें जाने दो। यह देखकर सूर्यवीर ने जल्दी से कहा। हालांकि उसने नाग पाताल तलवार की मदद से नक्श को हरा दिया था, लेकिन उसने खुद भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथी नाग की शक्ति भी काफी हद तक समाप्त हो गई थी। अगर लड़ाई जारी रही तो यह साथी नाग की स्थिति के लिए बहुत बुरा होगा। सूर्यवीर की बातें सुनकर महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना रुक गईं। ये बदमाश वास्तव में आसानी से बच गए। एल्डर योगिता ने ठंडे स्वर में उपहास किया, कुछ हद तक आक्रोश में। उन्हें पीछे खदेड़ने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा है। क्या आपको लगता है कि हम उन्हें मारने की उम्मीद कर सकते हैं? सूर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बीच जब तक दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक न हो, एक दूसरे को मारना बहुत मुश्किल है। यदि दूसरा पक्ष भागने के लिए दृढ़ है तो उनका पीछा करना बहुत मुश्किल है। सूर्यवीर, अभी ज्यादा खुश मत हो। नक्श और अन्य लोग चले गए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम नई मुसीबत में पड़ी डीडीएच गए हो। सूर्यवीर की जंग लगी लंबी तलवार चमकी, वापस नीले वस्त्र वाले युवा बालक में बदल गई। उसने दूर ब्रह्मांड की गहराई में देखा और कहा। यह सुनकर सूर्यवीर का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से बालक की नजर का अनुसरण किया और दूर ब्रह्मांड की ओर देखा। त्यानवु महाद्वीप से दूर एक बादलों वाली नाव तेजी से आ रही थी। हालांकि बादलों वाली नाव अभी भी अविश्वसनीय रूप से दूर थी, लेकिन सूर्यवीर अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके अग्रभाग पर खड़ा योद्धा कोई और नहीं बल्कि ठाकुर परिवार का मुखिया ठाकुर विक्रम ही था। यह देखकर सूर्यवीर का दिल बैठ गया। दिवाकर वास्तव में सही था। ठाकुर परिवार वास्तव में नक्श और अन्य लोगों के साथ उसकी लड़ाई का फायदा उठा रहा था। लाभ उठाने से पहले उनके कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। नक्श और अन्य लोगों के साथ लड़ाई के बाद हर कोई, जिसमें वह खुद, नाग, महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना शामिल थे, बेहद थक चुका था। इन परिस्थितियों में ठाकुर परिवार के भारी हमले ने उन्हें एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया। इसके अलावा जैसे जैसे बादलों वाली नाव तेजी से करीब आ रही थी, सूर्यवीर ने धीरे धीरे देखा कि ठाकुर विक्रम के अलावा नाव पर 2 अन्य मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 7 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। इस बार ठाकुर परिवार ने पूरे 10 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को जुटाया था। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में उन्हें नष्ट करने के लिए दृढ़ थे। यह देखकर सूर्यवीर के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए। ठाकुर परिवार द्वारा इतनी भारी सेना तैनात करने के साथ अपनी चरम सीमा पर भी नक्श और अन्य लोगों के साथ लड़ाई के बाद तो छोड़ ही दें, जिसने उनकी अधिकांश ताकत खत्म कर दी थी, वे इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे ही बादलों वाली नाव करीब आई, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना ने आखिरकार उस पर स्थिति देखी। नाव पर बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को देखकर उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जैसे ही उनका दिल भारी हुआ, एक आकृति चमकी और अचानक उनके बगल में दिखाई दी। यह विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार था, जिसने उनके स्थान पर जाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया था। पिताजी, मौसी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, आप सब क्या खड़े देख रहे हैं? जल्दी करो और निकलो। क्या आप बस पिटने का इंतजार कर रहे हैं? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने तेजी से आ रही बादलों वाली नाव पर एक नजर डाली और सूर्यवीर और अन्य लोगों से कुछ हद तक निशब्द होकर कहा, बेटा जल्दी वापस जाओ और तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के लोगों को नवधारा महाद्वीप में ले जाओ। मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक कर रखूंगा। सूर्यवीर ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर मुड़कर कहा, ले जाने के लिए क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये बस ठाकुर परिवार के कुछ दिव्य विकास लोक योद्धा हैं जो हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। इतना छोटा सा हंगामा मेरे तलवार संप्रदाय से इतनी बड़ी हलचल की मांग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने हाथ हिलाते हुए कहा, तू बदमाश, क्या बकवास कर रहा है? सूर्यवीर ने उसे सिर पर थप्पड़ मारा, नाराज होकर। क्या तुमने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि ठाकुर परिवार कितने दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ लाया है? मैंने स्पष्ट रूप से देखा। ये सिर्फ 10 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, 300 से अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा और 2000 से अधिक शीर्ष आरोहण लोक योद्धा हैं। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने आत्मविश्वास से कहा। यह सुनकर सूर्यवीर, महारानी रेणुका और अन्य लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विराट वास्तव में इतनी दूर तक देख पाएगा। हालांकि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार आरोहण लोक में पहुंच गया था, लेकिन यह केवल आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में था। तथ्य यह है कि आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में कोई इतनी विशाल दूरी देख सकता था, आश्चर्यजनक था। हालांकि इस बच्चे के पास मौजूद अविश्वसनीय क्षमताओं को देखते हुए सूर्यवीर और अन्य लोगों को लगा कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। आखिरकार जबकि विराट की क्षमता आश्चर्यजनक थी, यह उसके अन्य कौशलों की तुलना में विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी। बेटा, बड़ी बातें मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। अगर हम उनके हमले का सामना नहीं कर पाए तो तुम्हें विनाशकारी परिणामों को समझना चाहिए। सूर्यवीर ने चेतावनी दी, उस पर एक नजर डालते हुए।
चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में इतने सारे लोगों की जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। विराट ने हाथ हिलाया। फिर वह महारानी रेणुका और अन्य लोगों की ओर मुद्दा और कहा, मौसी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, क्या आपको वह रक्षात्मक व्यूह याद है जिसे हमने कुछ महीने पहले मिलकर स्थापित किया था? विराट, तुम्हारा मतलब है हम उनके हमले का सामना करने के लिए इस रक्षात्मक व्यूह पर भरोसा करेंगे? यह सुनकर महारानी रेणुका और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। वास्तव में मैंने इतना शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह स्थापित करने के लिए 100 से अधिक जन्मजात जादुई खजाने और हजारों 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने खर्च किए। यह सब बर्बाद नहीं हो सकता। मैं अपने रक्षात्मक व्यूह की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करूंगा। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 100 से अधिक जन्मजात जादुई खजाने और हजारों 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने? यह सुनकर सूर्यवीर दंग रह गए। उन्होंने हैरान होकर विराट को देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें इतने सारे जन्मजात जादुई खजाने और 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने कहां से मिले? हालांकि विराट ने पहले उन्हें एक बढ़िया मध्यम श्रेणी का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई खजाना दिया था, लेकिन सूर्यवीर को यह नहीं पता था कि विराट के पास इतनी आश्चर्यजनक संख्या में जन्मजात जादुई खजाने हैं। पिताजी, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। अभी इन ठाकुर परिवार के योद्धाओं से निपटना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विराट ने हाथ हिलाया और कहा। फिर वह महारानी रेणुका और अन्य लोगों की ओर मुद्दा और कहा, मौसी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, यह रक्षात्मक व्यूह बहुत ही उच्च श्रेणी का है, जिससे इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। मुझे डर है कि मैं अकेला इसे नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे इसे एक साथ नियंत्रित करने और दुश्मन से बचाव करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया, हमने इस रक्षात्मक व्यूह को स्थापित करने में इतनी मेहनत की है। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह कितना शक्तिशाली है। एल्डर योगिता ने ताली बजाई और हंस पड़ी। बेशक, हमें मदद करने में खुशी होगी। विराट, बस हमें बताओ कि हमें क्या करना है। एल्डर विदुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही विराट, इतना विनम्र मत बनो, बस हमें बताओ कि हमें क्या करना है। एल्डर नयना ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। वह अभी भी विराट की बहुत बड़ी अड़ी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी। बेटा, मैं उस रक्षात्मक व्यूह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता हूं। आखिरकार मैं अभी सबसे मजबूत हूं और मुझे अधिक सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। सूर्यवीर ने जल्दी से उत्तर दिया। पिताजी, आप वास्तव में इसमें मदद नहीं कर सकते। यह रक्षात्मक व्यूह बहुत जटिल है। आपने इसे स्थापित करने में भाग नहीं लिया, इसलिए आप इसके संचालन सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। यदि आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप चीजों को और खराब कर देंगे। विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। यह सुनकर सूर्यवीर को शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बदमाश ने मेरी पीठ पीछे कितनी चीजें की हैं। यह देखकर कि रेणुका और एल्डर योगिता कितनी जानकार थीं, यह स्पष्ट था कि वे जानती थीं कि विराट किस बारे में बात कर रहा था। केवल वह उसके पिता के रूप में पूरी तरह से अनजान थे कि विराट क्या कह रहा था। यह वास्तव में शर्मनाक था। हालांकि कुछ महीने पहले वह नीचे दक्षिणी महाद्वीप से आने वाली एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। हालांकि चूंकि विराट ने उनसे मदद नहीं मांगी थी और दक्षिणी महाद्वीप में रेणुका और अन्य लोगों के प्रभारी होने के साथ कुछ भी गंभीर होने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विराट ने उनकी पीठ पीछे इतनी सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ की होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदमाश ने उन्हें एक भी बात नहीं बताई थी जो कि अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक था। यह सोचकर सूर्यवीर वास्तव में अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बच्चे को अच्छी तरह पीटना चाहते थे। मौसी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करने के लिए तुरंत वापस चलते हैं, वरना जब ठाकुर परिवार के वे बूढ़े कुत्ते आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने महारानी रेणुका और अन्य लोगों से कहा। ठीक है। महारानी रेणुका और अन्य लोगों ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। इसके साथ वे तुरंत मुद्दे और नीचे दक्षिणी महाद्वीप की ओर उड़ गए। सूर्यवीर को शुरू से अंत तक रास्ते से बाहर छोड़ दिया, जाते समय अलविदा भी नहीं कहा। यह देखकर सूर्यवीर ने अप्रसन्नता के भाव के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को देखा। अपने पिता का चेहरा देखते ही विराट को पता चल गया कि उनके पिता क्या योजना बना रहे हैं। हालांकि विराट स्पष्ट रूप से रुकने और पिटने वाला नहीं था। पिताजी, मैं भी जा रहा हूं, आपको भी जल्दी वापस आना चाहिए। यहां मत रुकिए, वरना आप फिर से ठाकुर परिवार के उन बूढ़े कुत्तों द्वारा पीटे जाएंगे। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने सूर्यवीर से कहा। इसके साथ उसने तुरंत एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया। उसकी आकृति चमकी और तुरंत गायब हो गई। इस बीच दूर मौजूद विशाल कछुआ विराट का संदेश प्राप्त करने के बाद जल्दी से नीचे दक्षिणी महाद्वीप की ओर उड़ गया। यह देखकर सूर्यवीर झुंझलाहट में गुर्राने से खुद को रोक नहीं सके। वह बदमाश मार खाने के लायक है। उन्होंने तेजी से आ रही ठाकुर परिवार की बादलों वाली नाव पर एक नजर डाली और अंततः वे और हरित नीचे दक्षिणी महाद्वीप की ओर उड़ गए। चूंकि विराट के पास ठाकुर परिवार के हमले का सामना करने का कोई तरीका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यहां रहने और पिटने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। साथ ही नाग की मदद से भी एंजो वह अकेला ठाकुर परिवार के इतने सारे शक्तिशाली सदस्यों का सामना नहीं कर सकता था। सूर्यवीर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? ठाकुर विक्रम ने महारानी रेणुका, एल्डर योगिता और सूर्यवीर को एक के बाद एक पीछे हटते देखा और मान लिया कि सूर्यवीर और अन्य लोग ठाकुर परिवार की विशाल सेना से डरकर भाग गए हैं। उसने उपहास किया। इस अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए उसने लगभग उन सभी ताकतों को जुटा लिया था जो ठाकुर परिवार जुटा सकता था। अधिकांश दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को तैनात किया गया था और लगभग सभी अर्धचरण दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के शीर्ष विशेषज्ञों को भी जुटाया गया था, सिवाय उन लोगों के जो अभी भी ठाकुर परिवार के क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। उसने सूर्यवीर और दिव्य पवन महल को एक ही झटके में नष्ट करने के लिए इतनी विशाल सेना जुटाई थी जिससे उनके पास बचने का कोई मौका न रहे। वास्तव में वह और ठाकुर परिवार के विशेषज्ञ पहले ही ठाकुर परिवार से निकल चुके थे और दक्षिणी महाद्वीप के बाहर ब्रह्मांड की गहराई में घात लगाकर बैठे थे। हालांकि चूंकि वे तियानवु महाद्वीप से परे उड़ गए थे और ब्रह्मांड की गहराई में यात्रा कर रहे थे, तियानवु महाद्वीप से बहुत दूर, वे लगभग सभी को धोखा देने और अपने ठिकाने को छिपाने में कामयाब रहे थे। जब वे दक्षिणी महाद्वीप के बाहर ब्रह्मांडीय विस्तार में पहुंचे तो वे भी अंतरिक्ष की सबसे गहरी पहुंच में छिपे रहे, जहां सूर्यवीर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। उससे बहुत दूर उस ब्रह्मांडीय क्षेत्र में खुद को सावधानी से छिपाते हुए उन्होंने कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ी नहीं की, इसलिए न तो सूर्यवीर और न ही हरित उनकी उपस्थिति का पता लगा सके। हालांकि जब सूर्यवीर और नक्ष का समूह भीषण युद्ध में उलझा तो लड़ाई के भयानक झटकों ने स्वाभाविक रूप से ठाकुर विक्रम और उनके समूह को सचेत कर दिया, जिन्होंने तुरंत अपने जन्मजात स्तर की बादलों वाली नाव को सक्रिय कर दिया और दक्षिणी महाद्वीप की ओर उड़ गए। दुर्भाग्य से चूंकि वे सूर्यवीर द्वारा पहचाने जाने के डर से दक्षिणी महाद्वीप से बहुत दूर छिपे थे, जब तक वे पहुंचे नक्ष, एल्डर जयंत, एल्डर शंकर और एल्डर फनीश्वर पहले ही हार चुके थे और अव्यवस्था में भाग गए थे। यदि वे पहले आ जाते और नक्ष और अन्य लोगों के साथ मिल जाते तो सूर्यवीर और उनके समूह के लिए खतरा और भी अधिक होता। हालांकि ठाकुर विक्रम को इस बात की विशेष चिंता नहीं थी। ठाकुर परिवार ने जितनी ताकत जुटाई है, नक्ष, एल्डर जयंत और अन्य लोगों के बिना भी सूर्यवीर और महारानी रेणुका से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। नक्ष द्वारा अपनी चाल चलने तक इंतजार करने का कारण केवल बहुत अधिक नुकसान से बचना था। आखिरकार सूर्यवीर और महारानी रेणुका दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। यदि वे हताश स्थिति में बेतहाशा लड़ते तो वे जो खतरा पैदा करते वह काफी होता। नक्ष और अन्य लोगों द्वारा पहले से ही सूर्यवीर और महारानी रेणुका की कुछ ताकत कम करने के बाद ठाकुर परिवार उनसे अधिक आसानी से निपट सकता था। वुश! ठाकुर विक्रम ने कदम बढ़ाया, बादलों वाली नाव के अग्रभाग से उड़ा और नीचे दक्षिणी महाद्वीप की ओर बढ़ा। ठाकुर विक्रम की कार्रवाई को देखकर बादलों वाली नाव पर मौजूद ठाकुर परिवार के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने तुरंत उसका अनुसरण किया। वूश वूश वूश! आकृतियां बादलों वाली नाव से उड़ गईं, नीचे दक्षिणी महाद्वीप की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि जैसे ही वे शक्ति सिंधु महाद्वीप की तूफानी पट्टी से गुजरे और दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर आकाश में प्रवेश करने वाले थे, नीचे दक्षिणी महाद्वीप से एक बेहद भयानक उतार चढ़ाव निकला। बूम!
शक्तिशाली शॉकवेव्स बाहर की ओर फैल गईं और साथ ही एक विशाल प्रकाश ढाल ने नीचे दक्षिणी महाद्वीप की भूमि को रोशन कर दिया। यह ढाल विशाल थी, जिसमें न केवल पूरा दक्षिणी महाद्वीप बल्कि पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश के विशाल क्षेत्र भी शामिल थे, जो सैकड़ों अरबों मील तक फैला था। इस रक्षात्मक व्यूह के केंद्र में विराट का असली रूप, उसके निर्मल अवतार और स्वर्ण ड्रैगन अवतार के साथ प्रत्येक ने व्यूह संरचना के मूल को नियंत्रित किया। इस बीच महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने क्रमशः दक्षिणी महाद्वीप, पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश में 4 महत्वपूर्ण व्यूह कोरों को नियंत्रित किया। पूरे रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करने के लिए विराट के साथ मिलकर काम किया। इन 4 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के सहयोग से रक्षात्मक व्यूह की शक्ति अधिकतम हो गई। सैकड़ों जन्मजात जादुई खजाने और हजारों नौवीं श्रेणी के जादुई खजाने से बना रक्षात्मक व्यूह तुरंत भयानक शक्ति की लहरें छोड़ने लगा। इस रक्षात्मक ढाल द्वारा कवर किया गया स्थान दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर तूफानी पट्टी के लगभग निकट था, इसलिए ठाकुर विक्रम और ठाकुर परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जो अभी तूफानी पट्टी से बाहर निकले थे और दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर आकाश में प्रवेश कर चुके थे, तुरंत इस विशाल रक्षात्मक ढाल द्वारा अवरुद्ध हो गए। यह देखकर ठाकुर विक्रम का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसने अपना हाथ पलटा और पूरे रक्षात्मक व्यूह की ओर अपनी हथेली से प्रहार किया। तुरंत ही आकाश में कहीं से भी एक विशाल आकाश को ढकने वाला हाथ दिखाई दिया। यह आकाश को ढकने वाला हाथ रक्षात्मक ढाल पर भारी पड़ा, जिससे एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ निकली। ऊर्जा की लहरें ढाल पर लहराईं, जैसे बारिश की बूंदें झील में गिरती हैं, जिससे लहरों के संकेंद्रित वृत्त बनते हैं। हालांकि ठाकुर विक्रम की हथेली के प्रहार ने ढाल पर कुछ ऊर्जा लहरें पैदा करने के अलावा इसे रत्ती भर भी नहीं हिलाया। यह देखकर ठाकुर विक्रम का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। लानत है, दिव्य पवन महल को इतना मजबूत रक्षात्मक व्यूह स्थापित करने के लिए इतनी शक्तिशाली नींव कहां से मिली? मेरे साथ हमला करो और इस रक्षात्मक व्यूह को तोड़ो। ठाकुर विक्रम ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका चेहरा काला था। ठाकुर विक्रम के शब्द सुनकर ठाकुर परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने संकोच नहीं किया और रक्षात्मक ढाल पर एक साथ हमला किया। बूम बूम बूम! शक्तिशाली हमलों ने विशाल रक्षात्मक ढाल को मारा, जिससे तुरंत पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली दहाड़ों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सुनामी की तरह आकाश में फैल गई। लेकिन 10 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा एक साथ हमला करने के बावजूद वे केवल रक्षात्मक ढाल को हिंसक रूप से हिला सके। वे अभी भी इसकी ठोस रक्षा को नहीं तोड़ सके। यह देखकर विराट के चेहरे पर तुरंत संतुष्टि का भाव आ गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, रक्षात्मक व्यूह की रक्षा शक्ति वास्तव में काफी प्रभावशाली है। इसे स्थापित करने के लिए सैकड़ों जन्मजात जादुई खजाने और हजारों नौवीं श्रेणी के जादुई खजाने सहित उन्होंने जो अपार प्रयास और संसाधन खर्च किए थे, वह सार्थक था। जब महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना और अन्य लोगों ने देखा कि रक्षात्मक व्यूह ने ठाकुर विक्रम और उनके समूह के हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है, तो वे खुशी मनाने से खुद को नहीं रोक सके। शुरुआत में उन्हें कुछ संदेह था कि क्या रक्षात्मक व्यूह उनके हमलों का सामना कर सकता है, लेकिन अब वे निश्चिंत हो सकते थे। सूर्यवीर भी रक्षात्मक व्यूह की शक्ति से चकित थे। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि विराट द्वारा स्थापित रक्षात्मक व्यूह इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा। यह देखकर कि 10 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के एक साथ काम करने के बावजूद वे रक्षात्मक व्यूह द्वारा गठित सुरक्षात्मक बाधा को नहीं तोड़ सके, ठाकुर विक्रम तुरंत क्रोधित हो गया। तुम सब यहाँ आओ, एक फॉर्मेशन बनाओ और इस रक्षात्मक व्यूह पर एक साथ हमला करो। ठाकुर विक्रम ने ऊपर देखा और ठाकुर परिवार के अर्धचरण, दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के शीर्ष योद्धाओं के समूह को चिल्लाया, जो आंधी तूफान के माध्यम से नीचे उड़ रहे थे। जी कुलपति! यह सुनकर अर्धचरण, दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के शीर्ष योद्धाओं ने तुरंत गति बढ़ाई और उसकी ओर उड़े। ठाकुर विक्रम के पीछे मंडराते हुए और एक युद्ध व्यूह बनाया। 300 से अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा, 2000 से अधिक आरोहण लोक के शीर्ष योद्धा और 10 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध व्यूह में बदल गए। ठाकुर विक्रम ने युद्ध व्यूह के केंद्र के रूप में इसकी शक्ति में हेरफेर किया, सभी योद्धाओं की ताकत को एक साथ इकट्ठा किया। तमाम योद्धाओं की संयुक्त शक्ति अंततः उसके सामने एक विशाल मंत्र रून में संघनित हो गई। अंत में उस विशाल रून से प्रकाश की एक विशाल किरण निकली, जो एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ नीचे रक्षात्मक प्रकाश ढाल से टकरा गई। बूम! किरण ढाल से टकराई, जिससे एक भीषण विस्फोट हुआ। भयानक प्रभाव ने एक हिंसक ऊर्जा तूफान को जन्म दिया, जो ज्वालीय लहर की तरह बाहर की ओर बह गया। इस अपार शक्ति से टकराकर ढाल अनगिनत विशाल दरारों के साथ खुल गई। हा हा हा! सूर्यवीर, तुम्हें लगता है कि यह मामूली रक्षात्मक व्यूह ठाकुर परिवार के हमले को रोक सकता है? तुम सपना देख रहे हो। ठाकुर विक्रम पागलों की तरह हंसा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। विराट, हम क्या करें? यह देखकर महारानी रेणुका और अन्य लोग घबरा गए। तुरंत विराट के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करने के लिए रक्षात्मक व्यूह का उपयोग किया। रक्षात्मक व्यूह के करीबी कनेक्शन के लिए धन्यवाद। भले ही वे दूर थे, फिर भी वे इसके माध्यम से संवाद कर सकते थे। पिछले हमले से रक्षात्मक व्यूह काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। यदि इसे इतना शक्तिशाली हमला झेलना जारी रहा, तो संभवतः यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक बार टूटने के बाद तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल का भाग्य अकल्पनीय होगा। एल्डर्स, घबराएं नहीं, वे हमला कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। कृपया व्यूह की शक्ति को जुटाएं और इसे यहाँ इकट्ठा करें। मैं व्यूह को नियंत्रित करूंगा और हमला शुरू करूंगा। विराट ने अपनी आवाज प्रसारित की। विराट, क्या आपका साधना स्तर व्यूह की शक्ति को अपने आप में केंद्रित करके इतनी बड़ी ताकत का सामना कर सकता है? महारानी रेणुका ने कुछ चिंता के साथ पूछा। मौसी रेणुका, उस बारे में चिंता न करें। मैं व्यूह की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए युद्ध व्यूह और कवच की शक्ति का उपयोग करूंगा। मैं इसे थामने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करूंगा। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने पीछे 1 लाख सैनिकों की ओर मुड़कर विराट चिल्लाया। सैनिकों, क्या तुम तैयार हो? किसी भी समय तैयार हैं। उनके पीछे 1 लाख सैनिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया। बहुत बढ़िया! विराट ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तुरंत ही उसने एक हाथ की मुद्रा बनाई, युद्ध व्यूह कवच के लिए नियंत्रण मंत्र को सक्रिय किया। प्रकाश की एक चमक और उसके चारों ओर 1 लाख सैनिक तुरंत हजारों फीट ऊंचे एक स्वर्ण कवच वाले विशालकाय में बदल गए। विराट द्वारा स्वयं नियंत्रित युद्ध व्यूह कवच विशालकाय के अलावा उसके बगल में 10 और ऐसे 8वीं श्रेणी के मध्यम ग्रेड युद्ध व्यूह कवच विशालकाय थे, जिनमें से प्रत्येक हजारों फीट ऊंचा था। जिस पल स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने आकाश में ठाकुर परिवार की बादलों वाली नाव को देखा, विराट का असली शरीर पहले से ही जमीन पर था, हर चीज के लिए तैयारी कर रहा था। जनरलों, दुश्मन से मिलने के लिए युद्ध व्यूह बनाने के लिए मेरा अनुसरण करें। विराट अपने बगल में 10 स्वर्ण कवच वाले दिग्गजों को चिल्लाया। जी श्रीमान! गौरी के नेतृत्व में युद्ध व्यूह कवच को नियंत्रित करने वाले 10 जनरलों ने एक स्वर में उत्तर दिया। नाग, जल्दी यहाँ आओ। विराट फिर उस नीले वस्त्र वाले बालक पर चिल्लाया, जो दूर से तमाशा देख रहा था। विराट, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं युद्ध में जाऊं? मैंने पहले ही अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। नीले वस्त्र वाले बालक ने बुलावा सुनकर अनिच्छा से बड़बड़ाया। हालांकि अपनी अनिच्छा के बावजूद वह फिर भी विराट की ओर उड़ गया। अंततः एक विशाल जंग लगी, टूटी हुई तलवार में बदल गया, जिसे बाद में विराट के युद्ध कवच वाले सैनिक के हाथों में पकड़ लिया गया। जनरल जयपाल, जब मैं अपना हमला शुरू करूंगा, तो आप और यांत्रिक सेना के सैनिक उस उच्च श्रेणी के जन्मजात युद्ध हथियार को नियंत्रित करेंगे और दुश्मन पर अपना सबसे मजबूत हमला करेंगे। इस बार आध्यात्मिक पत्थरों पर कंजूसी न करें। सभी 10 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर इसमें डाल दें और इस उच्च श्रेणी के जन्मजात युद्ध हथियार की पूरी शक्ति का परीक्षण करें। विराट ने फिर जनरल जयपाल से कहा, जो दक्षिणी महाद्वीप की महान दीवार पर पूरी युद्ध श्रृंखला में इंतजार कर रहे थे। जी छोटे मालिक, जनरल जयपाल ने गंभीरता से उत्तर दिया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विराट ने अपनी आवाज महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को प्रसारित की। मौसी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, अब भव्य व्यूह की शक्ति को नियंत्रित करें और इसे मेरी ओर निर्देशित करें। जी। निर्देश प्राप्त होने पर चारों ने एक स्वर में उत्तर दिया। फिर उन्होंने व्यूह के अपने अपने केंद्रीय बिंदुओं को नियंत्रित किया। पूरे भव्य व्यूह की शक्ति को विराट के केंद्रीय बिंदु विसरित हुई, जिसने भव्य व्यूह के नियंत्रण के माध्यम से इस सारी शक्ति को अपने हाथ में मौजूद जंग लगी टूटी हुई तलवार में प्रवाहित किया।
विराट के हाथ में जंग लगी। टूटी हुई तलवार में भयानक शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा हुई, जिससे विराट द्वारा नियंत्रित 8वीं श्रेणी का मध्यम ग्रेड युद्ध व्यूह विशालकाय चरचराने और कराहने लगा। स्पष्ट रूप से भयानक शक्ति विराट के 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी के मध्यम ग्रेड युद्ध व्यूह विशालकाय को भी संघर्ष करने का कारण बना रही थी। विराट ने तुरंत अपने आसपास के 10 युद्ध व्यूह दिग्गजों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह को अपार दबाव साझा करने के लिए हेरफेर किया। 10 युद्ध व्यूह दिग्गजों द्वारा बोझ साझा करने के साथ विराट द्वारा नियंत्रित युद्ध व्यूह विशालकाय बहुत हल्का महसूस हुआ। जब विराट अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था, रक्षात्मक व्यूह के बाहर ठाकुर विक्रम ठाकुर परिवार के योद्धाओं द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह को निर्देशित कर रहा था। नीचे रक्षात्मक प्रकाश ढाल पर लगातार बमबारी कर रहा था। उनके भयंकर हमलों के तहत रक्षात्मक प्रकाश ढाल में और अधिक दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि बस 1 दर्जन और हमलों के बाद रक्षात्मक प्रकाश ढाल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। यह देखकर ठाकुर विक्रम और ठाकुर परिवार के अन्य योद्धाओं सभी के चेहरों पर विजय, पागलपन और क्रूरता के भाव थे। वे सभी लड़ने के लिए उत्सुक थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब रक्षात्मक ढाल टूट जाएगी, ताकि वे दक्षिणी महाद्वीप में घुस सकें और अपना कत्लेआम शुरू कर सकें। आया और अपने दम पर चीजों का पता लगाने की तुलना में उन्हें अनगिनत चक्कर लगाने से रोका। तुम वास्तव में काफी होनहार हो।